यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यार पीडीएफ इधर उधर हो गई थी एंड मोमेंट पे और पूरा डिस्टर्बेंस हो गया। ये मान लो दोबारा से सारी चीजें हुई हैं तो टाइम थोड़ा लग गया। बाकी बैक टू बैक क्लासेस ऑलरेडी थी। अब बस इतना ही गैप होता है एक क्लास के बीच में कि आप बस पीडीएफ पे नजर मारनी है तो देख लो, नहीं तो नहीं। अब आज तो वो भी नहीं था कई क्लासेस के बीच में, उसमें पीडीएफ हो गई इधर उधर। खैर कोई नहीं, अभी फाइनली चीजें ठीक हैं। कल से 9 बजे ही मिलेंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पे नए इस बार के ऑनलाइन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग शिफ्ट में विद ऑफिशियल आंसर्स, क्योंकि कई बार क्या होता है पेडागोजी में कॉन्सेप्ट्स सही होते हैं सारे, आंसर की अलग जा रही होती है बहुत रेयर सिनेरियोज में। उसका रीजन ये है कि डिपेंड करता है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया था क्वेश्चन। तो बिल्कुल ऑफिशियली चलेंगे, थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं। कुछ लोगों को आप जगा दीजिएगा ऐसे हिला हिला के साइड में, है ना, ऐसे हाथ वाथ लगा के, भैया उठ जाओ क्लास शुरू हो गई है। चलो पोल में जवाब देंगे आप। कुछ 31 क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से, क्योंकि एक एक दो क्वेश्चन आपको हर एक सेट में इस टॉपिक से देखने को मिल जाएगा और 2 क्वेश्चन मिनिमम। तो वो सारे ऑफिशियल ऑनलाइन जो इस बार के लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर जो आपका अभी जनवरी में पेपर हुआ है। टॉपिक ये हमेशा से आता रहा है, हमेशा आता रहेगा। सीटेट जब तक है या जहाँ पे भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं हमेशा आता है ये टॉपिक। स्टार्ट करते हैं विकास का संप्रत्यय, टॉपिक नंबर 1। टॉपिक वाइज चलेंगे, सिलेबस वाइज चलेंगे। अब जो क्वेश्चंस होंगे वो पोल के साथ होंगे, 9 बजे होंगे और टॉपिक वाइज चलेंगे बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे। कैसे लैंग्वेज चेंज हुई है, पीडीएफ आपको कल मिल गया होगा। सुबह ही मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करके सोई थी और उसमें आंसर और सारी चीजें आपका जो भी बोर्ड पे लिखा जाता है वो भी टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लेट्स लर्न स्क्वाड, ठीक। और पीडीएफ फ्री है ऑफ कोर्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे खुशी खुशी। ऐसे ही रोज पढ़ाई करनी है, मंडे टू फ्राइडे तो एटलीस्ट करनी ही करनी है, ठीक। इसके अलावा बिहार का जो बैच है आपका, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 7th फेज का, वो करियरविल ऐप पर लाइव हो चुका है। बैच लाइव नहीं हुआ, बेसिकली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। बैच आपका जल्दी शुरू हो जाएगा, उसमें क्लासेस, तो आप एनरोल कर सकते हैं अभी नेक्स्ट कुछ दिनों तक। 500 का डिस्काउंट भी है, तो यानी 1500 के अराउंड का आपका बैच है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है, नहीं तो कई लोग कहीं टेढ़ी मेढ़ी जगह एनरोल कर लेते हैं खुद को, कोई 300 में कोई 400 में, और फिर वो कोर्सेज या क्लासेस आपकी चलती नहीं है। तो इसलिए मैं खुद ही बोल देती हूँ कि आपको क्लैरिटी हो कि भाई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और पोल भी आपके सामने होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और आप क्या कहते हैं पोल में, जवाब दीजिए। 10-20 सेकंड का समय आप ले सकते हैं पढ़ने में, इससे ज्यादा हम आपको नहीं दे पाएंगे। देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1, टेंशन ना लो, कल से 9 बजे ही बिल्कुल शुरू करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। चलो कोई नहीं। अजर्शन की अगर हम बात करें, ये नया तरीका है, जब से ऑनलाइन एग्जाम आना शुरू हुआ तब से इस तरह के क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए, उससे पहले नहीं आते थे। कथन एवं कारण। कथन क्या है, अजर्शन क्या है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी अधिगम और विकास जो है एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, ये बात हम जानते हैं। रीजन क्या है इसका, लर्निंग, तो ये बात तो सही हुई, क्योंकि अभी हम ये बैच में भी पढ़ रहे थे, ये नेक्स्ट टॉपिक के लिए बच गया है कि जो लर्निंग और डेवलपमेंट होते हैं, अधिगम और विकास होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस हैं ये सारी, चाहे वो मैच्योरिटी हो, लर्निंग हो, ग्रोथ हो, ठीक। रीजन क्या है इसका, लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट, यानी अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। यानी आपने कुछ सीखा है, उससे आपका विकास भी होगा। भाई आप पढ़ रहे हैं, एफर्ट्स, लर्निंग क्या है, लर्निंग इज बिहेवियरल चेंज या चेंज इन रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एफर्ट एंड प्रैक्टिस, यानी अभ्यास और अनुभव के आधार पे जब आपके व्यवहार में परिवर्तन हो उसको अधिगम कहते हैं। आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, आपने एफर्ट लगाया, प्रैक्टिस लगाया और सीख लिया, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया लगभग परमानेंटली। तो लर्निंग नए कंडीशंस बनाता है डेवलपमेंट के लिए, कहा जा सकता है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है आज। ट्रू, ठीक। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए भी सही है, इसका रीजन भी सही है, इंटर रिलेटेड है, और जिस बारे में ए में बात हो रही थी उसी को एक्सप्लेन किया गया, या उसी के बारे में, लर्निंग के बारे में ही बात की है इन्होंने आर में भी। ऐसा हो सकता है कि ए में कुछ कहें, आर में कुछ कहें, फिर दोनों गलत हो जाएंगे, या जो सही है तो सही है, लेकिन रीजन इसका नहीं होगा। हमें ये देखना है इसका ही रीजन यहां है या नहीं है। अगर ये रीजन कुछ और कह रहा है और यहां कथन कुछ और था, दैट मीन्स आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अपने आप में इंडिविजुअली ठीक हो सकते हैं। तो आंसर हो गया इसका ए सही, ठीक है। फटाफट से समझेंगे, 1 मिनट का समय देके। लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट, यानी अधिगम जो है वो
नई परिस्थितियां या स्थितियां सृजित करता है विकास के लिए। विकास में कुछ प्रोसेसेस ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक होती हैं, जैसे मैचुरेशन, उस पे आपके बहुत ज्यादा एफर्ट का या प्रैक्टिस का या ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव परिपक्वता पे नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट में कुछ प्रोसेसेस ऐसी हैं जो ऑटोमेटेड हैं, ये कह देते हैं हम, है ना। और वहीं अगर हम बात करते हैं लर्निंग की, तो लर्निंग तो भैया एफर्ट और प्रैक्टिस के कारण, अभी आप यहां सीख रहे हैं ना, तो एफर्ट मार रहे हैं प्लस प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे आपके बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंज आ रहा होगा, ठीक है, तो वो लर्निंग कहलाएगी। जबकि डेवलपमेंट में कुछ चीजें समय के साथ अपने आप आ जाती हैं, आपके दांत निकल रहे हैं, खुद से थोड़ी निकालेंगे आप, तो वो मैचुरेशन के कारण खुद से आ जाते हैं। इसमें प्याजे कहते हैं कि डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, यानी एज के साथ जो डेवलपमेंट आ रहा है उसके बेसिस पे आप सीख पाएंगे। ये कौन कहता है? प्याजे, ठीक। वहीं वाइगॉस्की की अगर माने, वो कहेंगे पहले बच्चा सीखता है और सीखने से उसका विकास होता है। ये कहेंगे वाइगॉस्की कि भाई आप लर्निंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप बहुत रीड करते हैं, रीडिंग हैबिट है आपकी, बहुत अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं, इस लर्निंग की वजह से, इस अधिगम की वजह से, क्योंकि लर्निंग मतलब रीडिंग क्या है? एफर्ट है, प्रैक्टिस है, उसमें अभ्यास लगेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, एफर्ट लगेगा। इस लर्निंग की वजह से आपके अंदर डेवलपमेंट आएगा। डेवलपमेंट क्या? बाकी लोगों से ज्यादा मैच्योरिटी या समझ आपकी विकसित हो सकती है। तो ये लर्निंग से डेवलपमेंट का उदाहरण मैंने आपको दिया जो वाइगॉस्की मानते हैं। पियाजे कहते हैं पहले डेवलपमेंट होता है, अगर आपकी एक सर्टेन एज ही नहीं है तो आप वो किताब समझ ही नहीं पाएंगे। डेवलपमेंट जब आपकी एक सर्टेन एज हो जाती है तब आप उस एज के लेवल की चीजें सीख पाते हैं, इसलिए आपका जो करिकुलम है वो एज वाइज बनाया जाता है। दोनों ही बातें अपनी जगह सही हैं। हम कहते हैं डेवलपमेंट और लर्निंग जो है इंटर रिलेटेड है। तो अगर ऐसे लिखा हो डेवलपमेंट ब्रिंग्स लर्निंग और लर्निंग ब्रिंग्स डेवलपमेंट, दोनों बातें सही हैं, बस अलग पर्सपेक्टिव है, एक पियाजे का है, एक वाइगॉस्की का है। कॉम्प्लीमेंट करती हैं ये दोनों प्रोसेसेस, एक दूसरे की पूरक है, ठीक है जी, क्लियर है बात। तो ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों बातें एकदम सही है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा स्पीड में मैंने समझाया है क्योंकि आप भी यही चाहते हैं। अभी आज थोड़ा सा हम लेट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे और आप पोल में जवाब देंगे फटाफट से लाइक शेयर करते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट इज करेक्ट, यानी बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। गलत नहीं पूछा, सही पूछा है। बताइए फटाफट से कौन सा कथन सही है। बिल्कुल यार, कल से जल्दी करेंगे क्लास, मैंने बताई आपको समस्या। अब ये बातें छोड़ो, इधर आ जाओ फटाफट से। कौन सा कथन सही है? और भी क्लासेस होते हैं यार बैच में, बहुत कई बार कुछ समस्या हो जाती है। देखिए, तो अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट इज राइट, बच्चे के विकास के बारे में कौन सी बात सही है, फटाफट बताओ। डेवलपमेंट इज अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस बट एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट इज नेसेसरी टू फैसिलिटेट इट, यानी ए ऑप्शन कहता है विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, नेचुरली होता है, अनफोल्ड होता है समय के साथ, ठीक है, नेचुरली होने वाली प्रक्रिया है, ठीक। किंतु इसे सुसाधित करने के लिए, यानी बेहतर करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, डेवलपमेंट अच्छा हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट या कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट। कॉन्ड्यूसिव मतलब ऐसा एनवायरमेंट जो हमें आगे बढ़ाए, समृद्ध वातावरण प्रोवाइड कराएंगे तो अच्छा विकास होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, एक एज में वो चलना सीखेगा, लेकिन आपने क्या किया, साथ में उसको एक वॉकर और लाके दे दिया। वॉकर समझते हो ना, जो चलते हुए आवाजें निकालता था पहले, बच्चे को सपोर्ट मिल जाती है, बीच में गिरता नहीं है, वो चलना सीखता है जब, तो वो उसके लिए एक अच्छा एनवायरमेंट हो गया। तो एनवायरमेंट अच्छा होगा तो डेवलपमेंट भी अच्छा हो जाएगा। अपने आप तो हो ही रहा है, चलना तो सीख ही लेगा। ऐसा थोड़ी है जिन बच्चों को वॉकर कभी नहीं मिले उनको माँ बाप उंगली पकड़ के चलना सिखा देते हैं या सीख जाते हैं वो भी बच्चे। लेकिन अगर एनवायरमेंट अच्छा होगा तो बेहतर हो सकता है, सुविधाजनक हो जाएगा जो विकास है। बात तो सही है। डेवलपमेंट इज प्री डिटर्मिन्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। भैया ये तो पहली ही बात थी हमने जब पढ़ी थी डेवलपमेंट के बारे में कि मॉडिफिकेशन संभव है, ये एमेंडेबल है, चेंजेबल है, प्लास्टिक इन नेचर है, परिवर्तन संभव है, ठीक है। तो सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स जो है वो प्री डिटरमाइन कर देते हैं, मॉडिफिकेशन संभव नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि हेरिडिटी सेट कर देती है डेवलपमेंट। एनवायरमेंट का भी तो कोई रोल होगा, ठीक। सी ऑप्शन है। अगर हेरिडिटी से तो आप एक साइंटिस्ट के बच्चे हैं और एनवायरमेंट आपको मिला है चोर डकैतों वाला, तो फिर आप किधर जाएंगे? खतरनाक दिशा में मुड़ सकते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, सिर्फ हेरिडिटी का रोल नहीं, एनवायरमेंट का भी रोल है। डेवलपमेंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी एनवायरमेंट का। सी ऑप्शन है हेरिडिटी डज नॉट प्ले एनी रोल इन डेवलपमेंट। अब ये भी कहना गलत होगा, एनी रोल कैसे नहीं करती भाई, एक अच्छा खासा रोल है। डी ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बिगिंस ओनली आफ्टर द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, यानी इन्फेंसी होता है जन्म से 2 वर्ष, शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद ही विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। हाँ, हम तो यहाँ मूंगफली छील रहे हैं, हम जो कहते हैं वोम टू टूम जाता है, कह कह के चिल्ला चिल्ला के पिछले 6.5 साल में है, हमारे बाल सफेद हो गए 1-2, तो
हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शैशवावस्था से शुरू होगा विकास, भैया गर्भ से शुरू हो जाएगा, वूम्ब से शुरू होगा, कॉन्सेप्शन पीरियड से शुरू होगा, गर्भाधान से शुरू हो जाएगा और मृत्यु तक जाएगा। डेवलपमेंट प्रोसेस हमने कल परसों भी पढ़ा था, जो एक सेशन हुआ था आपका 2-4 दिन पहले, कि डेवलपमेंट क्या है, सर्टेन चेंजेस बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड डेथ। मतलब गर्भ से मृत्यु के बीच होने वाले कुछ परिवर्तनों को विकास कहते हैं, ठीक है, जिसको आप कॉन्सेप्शन पीरियड कह लीजिए। इसके कई नाम है, ध्यान रखिएगा। अभी आपसे स्टेजेस भी पूछेगा, एक क्वेश्चन है जिसमें सारे, क्योंकि मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं जितने भी ऑनलाइन में इस बार हुए हैं डेवलपमेंट के। इसको प्रीनेटल पीरियड कह सकते हो, प्रसव पूर्व अवस्था, ठीक। इसको आप वूम्ब कह सकते हो, यानी गर्भ, ठीक। ये क्या हुआ, प्रेगनेंसी पीरियड कह सकते हो। ये सारे पीरियड जो है जन्म से पहले की बात है और डेथ तक चलेगा, कॉन्टिन्यूअस है डेवलपमेंट, ज्यादातर लोग यही मानते हैं, है ना, लाइफ लॉन्ग चलेगा, कॉन्सेप्शन टू डेथ या टूम्ब, वूम्ब टू टूम्ब, यानी कब्र तक, ठीक है। अब यहां पे धर्म मत ले आइएगा बीच में, इसका मतलब है जीवन पर्यंत। क्लियर है बात। तो ये प्रीनेटल पीरियड से, प्रसव पूर्व अवस्था से, अभिमन्यु की शिक्षा आपने सुनी होगी, गर्भ से शुरू हो जाती है विकास की प्रक्रिया। आपका ब्रेन का डेवलपमेंट, आपकी बहुत सारी चीजें जो है बॉडी की वो विकसित होने लगती हैं। तो आपका डेवलपमेंट तो गर्भ से शुरू हो गया था और कब्र तक जाएगा, ऐसा नहीं है कि जन्म के बाद शुरू होता है। तो ये आपको मूर्ख बनाने के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप भटके ना, इनको कहते ही डिस्ट्रैक्टर्स हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पोल में आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ऑल्दो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट ओवरलैप्स विद ईच अदर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, yet which of the following domain of development specifically attempts to the progression of feelings about self and others। भाई इन्होंने कहा है, अब क्या कहा इन्होंने, सीधा पूछना ही बंद कर दिया कि हम तो तुम्हें 8 लाइन देंगे। वो मैं एग्जांपल लेती थी ना पहले, अभी लॉकडाउन में रामायण देखना फिर से शुरू किया था सबने, कि तो उसमें श्री राम वाला वो एग्जांपल आता था ना कि प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा, इसके पेट पे बाण मारिए। तो ये इन्होंने यही किया है कि इनको 1 लाइन में मत पूछो, 2 लाइन में भी मत पूछो, इनसे पूछो 6-8 लाइन में, ताकि पेट पे बाण मारना है, ताकि कंफ्यूज होके गिर जाएं आसान क्वेश्चन में भी, है ना। क्वेश्चन आसान है बट इतनी घुमा घुमा के बातें कर दी कि एक इंसान जो रट के आया है या जिसको थोड़ी भी कंफ्यूजन होगी, प्रैक्टिस कम की हुई होगी, वो सोचेगा यार ओवरलैप करने की बात कर रहा है, पता नहीं किसकी बात चल रही है, क्योंकि आप सेंस नहीं निकाल पाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस ना की हो तो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया डॉली, क्लियर है बात। डी ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन इसमें आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है या ओवरलैप करते हैं, इसका मतलब क्या है, इंटर रिलेटेड है। विकास के 3 मुख्य पक्ष हैं एज पर एनसीईआरटी, पीसीएसई, ये एसई एक साथ ही काउंट होते हैं इसलिए 3 पक्ष कह देते हैं, अगर इनको अलग अलग करना हो तो 4 कह सकते हो। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यानी हमारा शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक और इमोशनल, ये चारों जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, या ये तीनों क्या हैं, जुड़े हुए हैं। बात तो सही है, इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंधित है। फिर भी येट विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ डेवलपमेंट स्पेसिफिकली अटेम्प्ट्स, फिर भी कौन सा वो डोमेन है जो स्पेसिफिकली, विशिष्ट रूप से भावनाओं की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, अबाउट सेल्फ, खुद के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं आप वो, और दूसरों के बारे में क्या आप फील करते हैं। फीलिंग एस्पेक्ट, इसको अफेक्टिव एस्पेक्ट या अफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं बीएस ब्लूम की भाषा में, ठीक है ना, संवेगात्मक पक्ष कहते हैं इसको। तो अफेक्टिव डोमेन जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है, आपके इमोशंस से। फीलिंग कहां से आएगी, इमोशंस से। इमोशनल डेवलपमेंट, आप कैसा फील करते हैं खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, कितने अवेयर हैं अपने इमोशंस को लेकर के। मॉरल डेवलपमेंट सही और गलत के बारे में है, आपके कुछ सिद्धांत, कुछ वैल्यूज होते हैं जो सही और गलत की तरफ आपको लेके जाते हैं। और मॉरल वैल्यू या मॉरल डेवलपमेंट किसका पार्ट है, सोशल डेवलपमेंट का, सामाजिक विकास का, ठीक। लैंग्वेज डेवलपमेंट किसका पार्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, संज्ञानात्मक विकास का। फिजिकल डेवलपमेंट अपने आप में ही मेजर प्रकार है डेवलपमेंट का, जिसमें मोटर स्किल्स का विकास आता है, गत्यात्मक, ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। संवेगात्मक विकास जल्दी में नहीं सीखना है, अगेन थोड़ा सा टाइम ले लेना है। मेरी खुद की स्पीड ज्यादा होती है बट कोशिश करिए ये एक्स्ट्रा बातें जो बताई जा रही हैं इनको दिमाग में बिठा लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर हम बात कर रहे हैं, हिंदी में बता देंगे, परेशान ना हो। अगर हम बात कर रहे हैं, 2-4 दिन लगते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि इस बार की सीटेट की क्लास जस्ट अभी शुरू की है मैंने, ठीक है ना। तो उस केस में आपको किसी भी टीचर को 2-4 दिन देने होते हैं ताकि आप उसके पेस को मैच कर पाओ, उसके वे को मैच कर पाओ, आपको समझ में आए चीजें अच्छे से, है ना। देखिएगा एक बार, तो एक चीज होती है इमोशनल डेवलपमेंट। हमने समझ लिया कि हमारे इमोशंस का डेवलपमेंट, जब हम पहले दिन स्कूल गए थे, रोते पीटते गए थे, 4 लोग लेके जाते थे पुराने जमाने में स्कूल, तब जाकर के जाते थे,
बाद में आप खुद से स्कूल चले जाते हैं, बल्कि घर वाले कहें छुट्टी कर लो बेटा, आप कहें अरे आप तो घर पे काम कराओगे यार, मैं तो जा रही हूँ, यहाँ जा रहा हूँ स्कूल। बाद में आप में क्या हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस आ गई। अब आपको पता है अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक टर्म है जिसपे एक क्वेश्चन आता ही, अभी कल परसों भी मैंने एक सेट कराया था तो क्वेश्चन कराया था आपको। इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक क्वेश्चन आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू या ईआई कह देते हैं इसको, इमोशनल कोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है बच्चे में डेवलप होना, इसको इंटेलिजेंस से आईक्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन ईक्यू ये कह दिया जाता है। सॉरी, EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ, यानी आपकी IQ से, आपका बुद्धि का स्तर कितना है, आप एवरेज हैं, गिफ्टेड हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं कि नहीं है, आपका इमोशनल कोशेंट कितना है। तो EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ इटसेल्फ, ऐसा कहते हैं डेनियल गोलमैन। तो ये जरूरी क्यों है, क्यों, अगर आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं बट आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ कह दे आप भड़क जाते हैं, दो थप्पड़ लगा देते हैं, कहीं कुछ और कर देंगे, कहीं किसी को मतलब गुस्सा आ गया, बाइक चला दी तेज, फिर निकल लिए, है ना, ईश्वर को प्यारे हो गए। तो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस दिया किसने था 1990 में, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये नहीं पूछा है कि दिया किसने था, बट डेनियल गोल्डमैन पे क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियसली। तो 1990 की जब हम बात करेंगे तो येल यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर हैं, एक हैं सेवॉयर और दूसरे हैं जॉन मेयर। सेवॉयर मेयर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था और 1995 में बुक आई इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की, जिसको डेनियल गोलमैन ने लिखा, छोटी सी क्यूट सी बुक है ना, गोलमैन ने लिखा। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है सामवेगिक बुद्धि, यानी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में अवेयर कितने हैं, उनके प्रति जागरूक भी हैं कि नहीं है। सबसे पहला स्टेप आता है कि आप अवेयर हैं कि नहीं है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है ना, सीधा फिर फ्रस्ट्रेशन में निकलती है वो चीज। तो आप अपने इमोशंस के प्रति अवेयर हैं या नहीं है, आप कब किस काम को करते हुए कितना कैसा महसूस करते हैं, है ना, वो हुई अवेयरनेस। फिर होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इमोशंस, अवेयर हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं कि कब आप कैसा महसूस करते हैं। फिर होता है मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं या नहीं। भाई अगर आपको कई बार पता होता है, आपका मन कर रहा होता है अंदर से सामने वाले को गाली ही दे दो डायरेक्ट, बट आप नहीं देते ना, क्योंकि आप मैनेज करना जानते हैं, आपको लग रहा है सही जगह नहीं है, भैया बॉस है नौकरी से निकाल देगा बेकार में, है ना। तो इमोशनल मैनेजमेंट आप सीख गए वहां पे, तो इमोशंस को मैनेज करना भी इसका हिस्सा हो गया। आपने इमोशंस को डायरेक्शन देना, भाई आपको गुस्सा आ रहा है, जरूरी थोड़ी आप किसी को थप्पड़ मार के बात करेंगे, वो अधिकार नहीं है आपका। आप जिम में जाकर के एक्सरसाइज कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, तो इमोशंस को डायरेक्शन दे दिया आपने। ठीक, अब इसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे सेल्फ रेगुलेशन, यानी खुद को रेगुलेट करना इमोशंस पे, खुद पे, है ना। मोटिवेशन भी इसका एक एस्पेक्ट है। एम्पैथी मतलब आप में समानुभूति है, आप खुद को दूसरे की जगह रख के देख पाते हैं, तब भी आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बेटर होगा। सेल्फ अवेयरनेस, खुद के इमोशंस को लेके अवेयरनेस। सोशल स्किल्स, कहां कैसा बिहेव करना है, ये सब कंपोनेंट्स हैं किसके, इमोशनल इंटेलिजेंस के। इसमें 4 चीजें मुख्य हैं जो आप एक बार यहां देख सकते हैं, और ये पूछा जा चुका है इमोशनल इंटेलिजेंस के अराउंड क्वेश्चन। अगर हम बात करें 4 मुख्य चीजें, परसीविंग इमोशंस, अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट बने, यानी इमोशंस को कैसे परसीव कर रहे हैं आप। कई बार सामने वाला गुस्से में नहीं होता, उसका तरीका ही वैसा होता है। जैसे कई लोगों को लग सकता है यार हिमांशी तो बहुत एटीट्यूड में रहती है, आप मिले, बात की, आपका वो परसेप्शन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वो इमोशन को परसीव किया हुआ था। हो सकता है मेरी टोन ही वैसी हो, या किसी और की भी, ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, वो नॉर्मल भी बोलते हैं, लगता है गुस्से में बोल रहे हैं बेचारे। तो परसीविंग इमोशंस यानी हम इमोशंस को परसीव कैसे कर रहे हैं, है ना, हम उनका परसेप्शन कैसा बना रहे हैं, हमारा एक नजरिया कैसा क्रिएट हो रहा है उनके प्रति। तो परसीविंग इमोशंस, कि हम ठीक से परसीव कर पाए इमोशंस को। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, हम इमोशंस को समझ पाए कि भाई किसी के साथ कोई घटना घटी है, ब्रेकअप हुआ है, तो 4 दिन हमारा दोस्त दुखी रह सकता है, अभी उसका वो वाला फेज चल रहा है, तो हम समझ रहे हैं इमोशंस को, तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट हुए। ठीक, बच्चे के केस में भी आप डिफरेंट चीजें अप्लाई कर सकते हैं। यूजिंग इमोशंस, किस इमोशन को कहां यूज करना है। बच्चे को डांटना है तो हंसने वाला इमोशन थोड़ी यूज करोगे, कि या खुशी वाला इमोशन कैसे यूज करोगे डांटते हुए। हालांकि डांटना मतलब उस तरह से सही नहीं है, बट आप डिस्कस भी कर रहे हो, कोई सीरियस बात भी कह रहे हो क्लासरूम में, तब भी आप इमोशंस को यूज करोगे। हर एक बात में कोई ना कोई इमोशन तो आप यूज करते ही हैं। मैनेजिंग इमोशंस, यानी अपने इमोशंस को आप मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें आ गई, यानी इमोशनल अवेयरनेस ऑफ योर इमोशंस, मैनेजमेंट ऑफ योर इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इमोशंस, परसीव कैसे कर रहे हैं, यूज कैसे करेंगे। एक और चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, जेबी वॉटसन ने ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और ये सभी को पता ही होना चाहिए। 3 इमोशंस बाय बर्थ होते हैं, कुछ बाद में होते हैं इमोशंस, लेकिन जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन कहते हैं, ये 2018 में क्वेश्चन आया था और उसके बाद भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, सबसे पहले तभी आया था। जेबी वॉटसन कहते हैं
फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं इनको, व्यवहारवाद का जनक, बट आपके काम का नहीं है सीटेट में, आपके काम का है। इन्होंने कहा है 3 इमोशंस जन्म से होते हैं, फॉल से आप याद रख सकते हैं। फॉल बोले तो फियर, एंगर और लव। फियर, एंगर, लव, ये बर्थ, बाय बर्थ हैं ये 3 इमोशंस, है ना। 3 संवेग क्या हैं, जन्म से होते हैं। फॉल, FAL, ठीक है, फॉल मतलब गिरना, फॉल इन लव से याद रख सकते हो, ठीक है ना। फियर, फियर बोले तो भय, यानी आप बच्चे को उछालिए, छोटा सा बच्चा है उसको ऊपर उछालिए, आपको नजर आएगा भय उसके अंदर, मतलब शुरुआत में तो डरता है, वो बाद में एक्साइटेड होना सीखता है, ठीक है ना। एंगर, एंगर क्या है, क्रोध। आप छोटे से बच्चे को आंखें दिखाइए वो डर जाएगा, मतलब गुस्सा वो आपका समझ रहा है, इसका मतलब ये हो गया। फियर उसके अंदर आया, एंगर आपने शो किया, मतलब एंगर भी जन्म से है। फिर आता है लव यानी प्रेम। भाई एक जरा सा बच्चा जिसको बोलना नहीं आता वो भी प्रेम के भाव समझता है आपके, जब आप उसको गले से लगाते हैं, उसको खिलाते हैं, वॉटेवर। तो भय, क्रोध और प्रेम, फियर, एंगर और लव बाय बर्थ होते हैं हम में, ऐसा वॉटसन कहते हैं। क्लियर है। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा है, 2018 में पूछ लिया था कि अच्छा बताओ इनमें से कौन सा एक इमोशन है। अभी भी वो वही करते हैं, 3 चीजें दे देंगे जो दिमाग के बारे में, कॉग्निशन के बारे में होंगी। थिंकिंग लिखेंगे, रीजनिंग लिखेंगे, फिर लिख देंगे कुछ और लिख देंगे, परसेप्शन लिख देंगे, और कहीं एंगर या लव में से कोई एक लिख देंगे। पूछेंगे कौन सा एक इमोशन है, तो 3 चीजें दिमाग से रिलेटेड होंगी, एक इमोशन से रिलेटेड होगा, इनमें से कोई एक इमोशन दिया हुआ होगा, आपको समझ जाना है क्या कहानी चल रही है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, समझते हैं फटाफट से। इनको सिर्फ क्वेश्चंस की तरह नहीं लेना है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और सीटेट के बैच में आप अभी भी एनरोल हो सकते हैं, ये मुझे आ गया याद। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, which of the following principle of development suggests that some specific responses get combined in the later process of development to form a whole। ये वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है जो आधे लोग कंफ्यूज रहते हैं जिसमें हमेशा, और मैं कई सारे एग्जांपल देकर के समझाती हूं हर बैच में, और कंफ्यूजन रहती है लोगों को। अब जिनकी क्लियर हो जाती है वो इस पे सही लगा के आए होंगे, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। हालांकि यहाँ ऑप्शंस जो हैं वो मुश्किल बनाते हैं क्वेश्चन को, यहाँ ऑप्शंस मुश्किल नहीं है, नहीं तो इसमें आप फंस जाते हैं। अगर मैं एक और ऑप्शन इसमें ऐड कर दूं तो आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। कर दूं क्या ऐड? हाँ चलिए करते हैं फटाफट से। एक ई ऑप्शन इसमें ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, और आपको ये मान के चलना है कि ये प्रॉक्सिमो डिस्टल को हटा करके मान लेते हैं यहां से, और यहां मैंने लिख दिया है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतः संबंध का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। देख रहे हो कैसे, आपको देख रहे हो विनोद मुश्किल क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। डी ऑप्शन हटा दिया हमने प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन कर दिया यहां पे, ठीक है। अब आपके सामने, और मैं आपको इजी बना देती हूँ क्वेश्चन, मैं ये हटा ही देती हूँ। ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी नहीं है, ये प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल भी नहीं है, ये दोनों ऑप्शन मैंने हटा दिया आपके। अब या तो ये बी होगा या फिर ये डी होगा, बताओ फटाफट से, ज्यादा स्मार्ट मत बनना, बताओ एक बार। क्वेश्चन चेंज कर दिया हमने, दिखाना जरा पोल। ए ऑप्शन कह रहे हैं कितने, 52% लोग। भाई साहब चक्कर आ गए आपको तो इसमें, है कोई बात नहीं, पानी वानी पी लो, इट्स ओके, होता है कोई बात नहीं। मतलब ए ऑप्शन कह रहे हैं 52% लोग, कौन से नशे हैं भाई ये, हैं? वीडियो एकदम क्लियर है, आप अपनी तरफ से सेटिंग चेंज कर लीजिए, हाईएस्ट सेटिंग चूज कीजिए। बताओ एक बार फटाफट से। डी ऑप्शन और बी ऑप्शन। देखो वैसे जिनमें जो लोग ज्यादा स्मार्ट होंगे उनको पता होगा, ये ऑप्शन मैंने बाद में लगाया है, तो इसका उत्तर तो ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो था ही नहीं ऑप्शन में, है ना। तो अगर हम बात करें, इसका जो आंसर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और इंटर रिलेशन में इतने लोग कंफ्यूज होते हैं, और ठीक से लोग इसको क्लियर कर भी नहीं पाते। समझते हैं फटाफट से क्या कहानी है दोनों को ही, फिर हम आएंगे चारों ऑप्शंस को समझने पे। ठीक, 2 बातें हैं, एक है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, पहले इसको समझेंगे तो दूसरा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब वो जमाने नहीं रहे कि आप बस डीप में ना पढ़ें और काम चल जाए। ठीक, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, लिख लेते हैं। ठीक है जी, इंटीग्रेशन याद आ रहे हैं कुछ लोगों को, एग्जाम्पल बैच में पढ़े होंगे तो, या मैराथन वगैरह देखे होंगे तो। इंटर रिलेशन होता है अंतः संबंध। अंतः संबंध किसका? विकास के 3 पहलू हैं, अभी हमने बात की थी ना, ब्रॉड जो डोमेन है वो 3 है मुख्य रूप से, जिसको हम कई बार 4 कह देते हैं प्यार से, बट नंबर्स में पूछेगा तो 3 है। वो क्या है? PCSE। ठीक, SE साथ में है, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल।
भाई शरीर में चोट लगेगी, अच्छा महसूस नहीं करोगे उस दिन। कोई घटना घट जाए जीवन में, किसी की डेथ हो जाए, अब फिजिकली तो ठीक हो लेकिन इमोशनली परेशान हो सकता है कई लोगों को बुखार चढ़ जाए, उनकी बॉडी जो है शारीरिक विकास भी उनका प्रभावित हो जाए। बचपन में चोट लग जाती है, बाकी एस्पेक्ट हो सकता है दिमाग का विकास ठीक से ना हो क्योंकि शरीर का विकास ठीक से नहीं हुआ, और व्हाटसोएवर, ठीक, मतलब इसका वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकता है कि दिमाग में चोट लग गई तो शरीर का विकास ठीक से नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं पीसीएसई की, तो पीसीएसई क्या है, इंटर रिलेटेड है। चारों ही प्रकार जो है विकास के इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, शरीर दिमाग को, दिमाग शरीर को, और शरीर इमोशंस को। अगर आप फिट नहीं है तो आप अच्छा महसूस नहीं करते, है ना। तो ये चारों या तीनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। बात ठीक है। जब ये चारों या तीनों जो है मिलकर के, विकास के सभी पक्ष मिलकर के जब एक सिंगल यूनिट की तरह काम करें, एक यूनिट की तरह काम करें, तो ये इंटीग्रेशन कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। एकीकरण का मतलब क्या हुआ, सिंगल यूनिट, एक हो गए, ठीक है ना, एकीकरण। अब चार, जरूरी नहीं है चार के चार एक साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, इनमें से दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, या चारों हो सकते हैं। तो जब विकास के अलग अलग पक्ष, अलग अलग टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट मिलकर के एक होल फॉर्म करें, फॉर एग्जाम्पल जब आप बैडमिंटन खेलते हैं, आपकी आंखें, आपके हाथ, आपका शरीर, ये सब क्या है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, एक साथ काम कर रहे होते हैं। इवन आपके इमोशंस, अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो आपका पूरे जितने भी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है मिल करके क्या चल रहे हैं, एक सिंगल यूनिट के रूप में चल रहे हैं। जब आप कोई भी काम करते हैं, अभी जैसे मैं ये लिख रही हूं तो मैं बोल भी रही हूँ, साथ में और भी चीजें हो रही हैं यूज, दिमाग का भी मेरा इस्तेमाल हो रहा है, शरीर भी मैं इधर से उधर घूम रही हूँ, है ना, या आप भी उधर से पोल में आंसर कर रहे हैं या लिख रहे हैं, ठीक, सोच भी रहे हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं फटाफट से। तो जब आपके डेवलपमेंट के कई प्रकार एक साथ मिलकर एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करें, जब आप साइकिल चला रहे हैं, जब आप कबड्डी खेल रहे हैं, जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आप क्या कहेंगे, बैडमिंटन खेल रहे हैं, या कोई भी काम आप कर रहे हैं जिसमें आपका सारे प्रकार के डेवलपमेंट एक हो जाते हैं मिलकर के, या एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करते हैं, तो वो इंटीग्रेशन, एक होल के रूप में काम करते हैं। अगर मैं कहूं तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ठीक। वहीं अगर हमें ये पता है भैया, जो शरीर का विकास है वो सामाजिक विकास को भी प्रभावित कर सकता है, विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये हमें पता है। इसको इंटर रिलेशन कहते हैं, कि रिलेशन है, ओवरलैप कर सकते हैं। अभी आया था ना एक क्वेश्चन, ओवरलैप करते हैं, तो इन शब्दों को ही ध्यान में रखना है, पेपर में शब्दों पे ही उलझते हैं लोग। इंटर रिलेशन की जगह ओवरलैपिंग भी लिख सकता है वो। इंटीग्रेशन का मतलब है एक होल के रूप में काम कर रहे हैं। आते हैं वापस इस क्वेश्चन पे और आपका कंफ्यूजन करते हैं दूर, ठीक, फटाफट से। Which of the following principle of development suggests that some specific responses get combined in the later process of development? धीरे धीरे क्या होता है, हम कंबाइन करना सीख जाते हैं, इसी तरह से हम लिखना, खेलना, बाकी चीजें सीखते हैं, एक होल के रूप में काम करता है। इसको प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, बच्चा पहले अपनी हथेली पे उसका पकड़ आएगी, कोई आप उसको पेन भी दोगे तो वैसे पकड़ेगा, बाद में वो सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ लेगा, यानी जनरल टू स्पेसिफिक जाना, ग्रॉस टू फाइन मोटर भी इसको ही कह सकते हैं हम। सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से सीमाओं की ओर, प्रॉक्सिमोडिस्टल के पहले बच्चे की रीढ़ की हड्डी डेवलप होती है, फिर बाकी आर्म्स पे कंट्रोल, शोल्डर पे कंट्रोल आएगा, फिर आर्म्स पे यानी हाथों पे कंट्रोल आएगा, हाथों से भी फिर ये वाला जो हैंड्स हैं इन पे कंट्रोल आएगा आर्म्स के बाद, फिर इन हैंड्स से भी, हथेली से भी किस पे, उंगलियों की तरफ। तो ये है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल है सर से पैर की ओर, पहले बच्चा सर संभालना, फिर गर्दन संभालना, फिर ये वाला पार्ट, फिर खड़े होना सीखेगा, ठीक। कॉन्टिन्यूटी तो आपको पता ही है, विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। तो ये थी कहानी। मेरा बहुत मन है कि मैं आपके साथ डिटेल में ही डिस्कशन करूं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा कुछ दिन। शुरुआत में जब तक पूरा बेस आपका तैयार नहीं हो जाता, मैं एक्स्ट्रा में ही बता करके चलूंगी आपको, फिर हो सकता है धीरे धीरे वो सारी चीजें कवर हो जाएं जो हमने शुरुआत में बात की है। तो जो डेली क्लास ले रहे हैं, फिर स्पीड हम थोड़ी पकड़ सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है बात। हाँ, ये देखो शहजादी कह रही है मैं और रिया हर जगह मिलेंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखिए थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं, पढ़ लो, पढ़, इधर से उधर मन भटकते रहो बस। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। फटाफट से बताना है, इसमें 2 मिनट नहीं लगाने, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कौन से वो फैक्टर हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आते हैं विकास के पक्ष में, यानी समाज और संस्कृति वाले फैक्टर हैं, इसका मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। एक तो हेरिडिटी वाले फैक्टर हुए, दूसरे एनवायरमेंट। एनवायरमेंट होता है 2 तरह का, एक फिजिकल यानी भौतिक वातावरण जिसमें जलवायु, अग्नि, आकाश टाइप लोग चीजें हैं, और दूसरा हो गया सोशल एनवायरमेंट जिसमें समाज है। तो अब बताओ फटाफट से, स्कूल क्लाइमेट किसका, एनवायरमेंट का हिस्सा है, बिल्कुल एनवायरमेंट का हिस्सा है। सोशियो कल्चरल फैक्टर का, वहां समाज का ही तो छोटा रूप है स्कूल, तो स्कूली माहौल जो है वो किसका हिस्सा है, सामाजिक
सांस्कृतिक घटक है, जबकि तंत्रिका संबंधी विकार यानी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो गया कोई, तो ये हेरिडिटी का हिस्सा है या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट का हिस्सा है, जैविकता का। बायोलॉजिकल डिस्पोजिशंस ये भी किसका है, हेरिडिटी का ही हिस्सा है। जेनेटिक मेकअप आपका डीएनए एंड ऑल, ये भी हेरिडिटी का ही हिस्सा है। स्कूल एनवायरनमेंट जो है वो किसका, एनवायरनमेंट का है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स का या सोशल कंटेंट्स में से एक है, सोशल एलिमेंट्स में से एक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फटाफट से जवाब दीजिए, थोड़ी सी स्पीड अब हम पकड़ लेंगे। नितिन कह रहे हैं हेलो मैम, नितिन हियर फ्रॉम छत्तीसगढ़ अंबिकापुर, आपके सपोर्ट की वजह से मैं 28 सीडीपी में और ओवरऑल 120 स्कोर किया हूँ, यू आर द इंस्पिरेशन। थैंक यू नितिन, बहुत बढ़िया। देख रहे हो विनोद, नितिन कितने अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं। खैर छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए नितिन, ऑल द बेस्ट आगे के लिए। होल्डिंग अ पेंसिल एग्जाम्पल ऑफ डैश स्किल वाइल किकिंग अ फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश स्किल, यानी एक पेंसिल को पकड़ना। ये जो पेंसिल मैंने पकड़ी हुई है, आई मीन पेन है ना, बोलो पेंसिल। ये मैंने अभी कल परसों ही सीखा है अपने बहन भाई से, है बताओ। तो पेंसिल को पकड़ना किस कौशल का उदाहरण है, और फुटबॉल को धकेलना या किक करना किस एक स्किल का उदाहरण है, फटाफट से बताओ। बोल दिया पेंसिल, ठीक है आपकी क्लास कैंसिल। बकवास कर रही हूं मैं, चलो आओ इधर। फाइन मोटर स्किल का उदाहरण क्या है, ये पेन को पकड़ना। भाई छोटी छोटी मसल्स का, यानी आपकी आंखों की और आपकी हाथ की मसल्स का कोऑर्डिनेशन जहां लगे वो फाइन मोटर स्किल है। फाइन मतलब सूक्ष्म, तो पेंसिल पकड़ना क्या है, फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। फिर हम बात करेंगे किसकी, फुटबॉल को किक करना, यानी आपकी लेग्स की मसल का इस्तेमाल हुआ है, आपके शरीर की बड़ी मसल्स का जहां इस्तेमाल है वो ग्रॉस मोटर स्किल है। तो यहां पे क्या बात हुई है, पेंसिल को पकड़ना ग्रॉस फाइन मोटर, और किसको पकड़ना, फुटबॉल को लात मारना क्या है, ग्रॉस मोटर, क्योंकि उसमें लेग्स की और आर्म्स की अगर मसल्स का यूज हो रहा है तो वो लेग्स और आर्म्स की मसल का, जैसे भागने में यानी रनिंग में, जंपिंग में, है ना, और आपका ये किकिंग ऑफ फुटबॉल, ये सारी चीजें ग्रॉस मोटर में आएंगी। फाइन में आपका लिखना, लिखना बेसिकली राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीजें, निटिंग, बुनाई, ये सब फाइन में आएंगे। ठीक, सोशल और इमोशनल का यहाँ कोई रोल नहीं है ना। तो ए ऑप्शन इज दी ओनली राइट ऑप्शन ओवर हियर। हंसते नहीं हो आजकल आप लोग, बहुत सीरियस हो गए हो मुझे लग रहा है, या तो ये कमेंट्स आगे पीछे चल रहे हैं। मेरे जोक को आपने वेस्ट कर दिया, अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ये पीजे मारने पे। अगली बार मैं अच्छा जोक क्रैक करूंगी। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के विषय में कौन सी बात सही नहीं है, यानी डेवलपमेंट के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। बोलो पेंसिल तेरी शादी कैंसिल, तनु कह रहे हैं बहुत बढ़िया, खेल लो। देखो इधर आ जाओ, अगर हम बात करें लो हंस दिया, बहुत बढ़िया अनुज, बहुत ही अच्छा। आंसर भी दे दो अब इसी बात पे। हाँ, सीबीटी मोड वाले पेपर हैं जो अभी 2023 में खत्म हुआ है, फरवरी में। देखिए, और इसमें मैं अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। कौन सी बात डेवलपमेंट के बारे में गलत है, सही नहीं गलत है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर, यानी अनिरंतरता में चलता है। बस आपको बताया था, प्याजे नहीं लिखा तो ये गलत हो जाएगा, प्याजे लिखा होता तो सही हो जाएगा, है ना। और बाकी लोग भी जो भी स्टेजेस की बात करते हैं वो सब डिसकंटिन्यूअस मानते हैं, बट डेवलपमेंट के विषय में प्याजे ही जनरली बात करते हुए मिलते हैं। चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, ये बात तो सही है, दर भिन्न होती है। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ नेचर, मतलब हेरिडिटी, नर्चर मतलब एनवायरमेंट, यानी वातावरण एवं आनुवांशिकता का गुणनफल है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, बिल्कुल सही बात है, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, एक क्रम में होता है विकास। ऐसा नहीं है अचानक से एक दिन आप 6 फीट हाइट हो गई, कल 4 फीट थी, ऐसा नहीं होता। एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है। अचानक से आप बूढ़े नहीं हो जाएंगे, बूढ़े होने से पहले आपको बच्चा होना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। बचपन बाद में आया, बुढ़ापा पहले आ गया, कई लोगों के लिए मानसिक रूप से ऐसा हो सकता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस या अनिरंतर होता है, ये हम नहीं मानेंगे। ज्यादातर लोग यही मानते हैं, यानी सिद्धांतकार, के डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, वूम टू टूम जाता है, लाइफ लॉन्ग होता है। सही है बात, आगे बढ़ते हैं। इसको प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिसिटी भी कह सकते हो आप, कि जीवन पर्यंत चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑल्दो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, येट डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज लॉजिकल रीजनिंग आर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ स्टडी अंडर डैश डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये पूरे 31 के 31 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, आपको इस टॉपिक से नए क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि जितना भी घुमा फिरा के लेंथी क्वेश्चंस बना सकते हैं, बना दिए हैं इन्होंने। ठीक है ना।
क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे भाई बीच बीच में जो टफ लगेंगे आपको। क्लास कितने बजे तक हुई? पढ़ने में कितने आंसू आते हैं ना आप लोगों को, हैं? सबको तो नहीं, खैर पूछते हो कभी खाते हुए कब तक खाएंगे, टेस्ट आ रहा है तब तक खाएंगे गोलगप्पे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, है? क्लास में पूछना है कब तक होगी। मैं यहाँ 5 घंटे से ले रही हूँ, तब से तो हुआ नहीं कुछ दिक्कत, इनको एक क्लास लेने में समस्या है? चलिए देखिए, अगर हम बात करें, सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, बिल्कुल सही बात है। पूछा है कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, इंटर रिलेटेड है, ओवरलैपिंग है, जैसा एक और क्वेश्चन आया था। येट डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, ये बात हम कर चुके हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज लिखा हो, मेंटल एबिलिटीज लिखा हो, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस लिखा हो, सब क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। जो भी काम दिमाग से होगा वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएगा, बौद्धिक विकास के अंदर आएगा, संज्ञानात्मक विकास के अंदर आएगा। जैसे बौद्धिक क्षमताएं कौन सी? तार्किकता या तार्किक विचार, यानी लॉजिक। दिमाग से लगता है ना लॉजिक, ठीक? लॉजिक हो गया, या इसके अलावा इन्होंने दिया हुआ है लॉजिकल रीजनिंग, बस एक ही इन्होंने दिया है, अदरवाइज इसमें थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब भी हो सकता था। और परसेप्शन, मेमोरी, जो भी काम दिमाग से होते हैं वो सब संज्ञानात्मक विकास में आते हैं। इसी के बारे में पियाजे ने थियोरी दी है, दिमाग के विकास के बारे में ही, इसी से नॉलेज बिल्ड होती है। और वाइगॉस्की ने भी इसी के बारे में थियोरी आपकी दी है, ब्रूनर भी इसी की बात करते हैं, ठीक है ना? चलिए खैर, तो लॉजिक कोई शरीर में थोड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? देखिएगा, ड्यूरिंग चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी एक्ट्स एज अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। यानी कि अर्ली चाइल्डहुड पता है आपको, अर्ली चाइल्डहुड भी नहीं, ड्यूरिंग चाइल्डहुड लिखा है और उधर लिखा है प्रारंभिक बाल्यावस्था। हिंदी और इंग्लिश में आजकल ये गड़बड़ करते रहते हैं। 2 से 6 वर्ष की बात हो रही है, इसका मतलब है ना, अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है। तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी एक्ट्स एज प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। देखिए, प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन जब भी है तो हमें पता है परिवार होता है प्राथमिक, और अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, इसका मतलब तब तो वो सबसे अलग रहना सीखा ही नहीं है, नया नया प्ले वे जाना सीखा है, बस हद से हद, है ना, प्ले स्कूल्स जो होते हैं। तो प्राइमरी जो है वो परिवार है, बाकी सारे यहाँ सेकेंडरी हैं। फैमिली मिनिएचर वर्जन है, छोटा रूप है समाज का। दुनिया में कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे किसी को नमस्ते करते हैं, कोई घर पे आता है तो पानी पिलाते हैं, ये जो भी सामाजिकरण के तरीके हैं, यानी समाज में रहने के, सोशलाइजेशन मतलब हम एक सामाजिक मनुष्य बन पाए, समाज में कैसे रहते हैं वो सीख पाए, अडेप्ट करना, वो हमें सबसे पहले कौन सिखाता है? परिवार सिखाता है ना। परिवार मिनिएचर वर्जन है किसका? सोसाइटी का। तो फैमिली प्राइमरी इसमें हो गई, और बाकी सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी, स्कूल तो स्पेशली, ठीक, वो सेकेंडरी में आएगा। इंपॉर्टेंट है बट सेकेंडरी एस्पेक्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फटाफट से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। स्नेहा आप में से भी किसी का तो नाम होगा ही, या कई लोगों का नाम हो सकता है, क्योंकि हजारों की संख्या में आप अभी हैं। कितने? 12,314 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 6,700 लोगों ने लाइक किया है। ये इक्वेशन हमें बराबर चाहिए होती है, नहीं तो नंबर कम आते हैं। मजाक कर रहे हैं यार। स्नेहा's height is growing very fast and now her hand can easily reach the handle of her long cupboard from which she can open the cupboard very easily. Sneha's change in height is called dash. यानी स्नेहा एक बच्ची है जिसकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही है ना। हमारे वाली स्नेहा की तो बढ़ गई होगी जितनी बढ़नी होगी, क्योंकि कोई सीटेड दे रहा है तो हाइट वाइट तो बढ़ गई होगी अब तक, ठीक। तो वेरी फास्ट एंड नाउ हर हैंड कैन इजीली रीच द हैंडल ऑफ हर लॉन्ग कबर्ड। तो जो अलमारी है जिसमें कपड़े रखे हुए हैं वो उसका हैंडल तक उसका हाथ पहुंच जाता है, पहले नहीं पहुंच पाता था, है ना। तो अब ये स्नेहाज चेंज इन हाइट इज कॉल्ड, स्नेहा की हाइट में परिवर्तन को क्या कहेंगे बताइए। हाइट में परिवर्तन पूछा है, हाथ से अलमारी खोलने को नहीं पूछा है क्या है, वो फिर ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा क्योंकि आर्म का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। ग्रोथ है ये, क्यों? क्योंकि हाइट की बात हो रही है। चेंज इन हाइट मेजरेबल यूनिट्स में जिन चीजों को मापा जा सकता है, जिन परिवर्तनों को, वो वृद्धि कहलाते हैं। और हाइट क्या है? मेजरेबल है। तो हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, शेप का बढ़ना या कम होना, साइज का कम होना या बढ़ना क्या है? ग्रोथ का हिस्सा है। डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव या मेजरेबल या परिमाणात्मक परिवर्तन आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, आपके स्ट्रक्चर में, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आना, वहीं विकास में, आपकी समझ में, आपके इमोशंस में, आपके दिमाग में, ये सारे परिवर्तन आना। यानी क्वालिटेटिव चेंजेस एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंजेस, दोनों प्रकार के चेंजेस डेवलपमेंट में चले जाएंगे। सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस जिनको मापा जा सकता है वो ग्रोथ का हिस्सा हो जाएंगे, ठीक है। अफसा कह रही हैं आप मैम आप बहुत मजाक करते हैं। अरे करते रहना चाहिए यार मजाक, कोई इतना सीरियस होकर कहाँ जाना है, पढ़ाई तो ऐसे भी हो रही है ना अच्छे से, थोड़ा माहौल लाइट रहेगा तो आपको समझ में भी आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द रेट ऑफ डेवलपमेंट
ऑफ ईच चाइल्ड, यानी प्रत्येक बच्चे की विकास की दर बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन है इज डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन एंड एनवायरमेंट डज नॉट प्ले एनी मच रोल इन इट। भैया ये कह रहे हैं विकास की दर तो निश्चित हो जाती है गर्भ के समय ही, और अब कोई भी एनवायरमेंट का फैक्टर इस पे कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब बच्चे को खाना पिलाना, सूसू पॉटी कराना सब बंद कर दो, क्योंकि हेरिडिटी ने सब कुछ निश्चित कर दिया है गर्भ के समय ही, एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है। तो ये हो गई निपट मूर्खता की बात। फिर आते हैं बी ऑप्शन पे, अनफोल्ड्स इन अ डायनेमिक मैनर, यानी परिवर्तनशील, चेंजेबल। डायनेमिक मतलब ये परिवर्तनशील है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है जो दर है आपकी। अगर आप बच्चे को अच्छा खिला पिला रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो विकास अच्छे से होगा, दर बढ़ जाएगी, तेजी से वृद्धि और विकास होगा। उसको ऐसी एक्टिविटीज करा रहे हैं जिससे उसका दिमाग अच्छा डेवलप हो, तो क्या होगा, तो अनफोल्ड्स इन अ डायनेमिक मैनर थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट, जो आपके जेनेटिक्स हैं, जीन्स और जैसा एनवायरमेंट मिल रहा है, उन दोनों की गुणनफल से, उन दोनों के प्रोडक्ट की वजह से जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, रेट ऑफ डेवलपमेंट है, वो अनफोल्ड होगा। ठीक है जी। सी ऑप्शन है कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। एक्यूरेटली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कैन बी प्रिडिक्टेड टू अ लेवल, और समवॉट प्रिडिक्टेड हो सकता है कि कुछ हद तक आप अनुमान लगा सकते हैं बच्चे के लक्षण देख करके कि ये इस तरफ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से अनुमान लगा दें, है ना। अगर ऐसे प्रिडिक्शन की बात करें तो फिर जो थॉमस एल्वा एडिसन थे, उनको तो कह ही दिया था स्कूल से कि भैया तुम तो जाओ घर, तुम्हें नहीं आता वाता कुछ और तुम नहीं पढ़ पाओगे, अपने बच्चे को ले जाओ, ऐसा कह दिया उनकी मदर को। अब बाद में वो फिर साइंटिस्ट बने। तो एक्यूरेटली तो कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता, उनके उस समय के लक्षणों को देख के अनुमान लगाया गया, लेकिन सही प्रिडिक्शन थोड़ी हुआ। तो हमेशा प्रिडिक्शन सही होगा या अनुमान सही होगा वो जरूरी नहीं है, चाहे वो आपका ज्योतिष हो, चाहे वो कोई और हो, है ना। देखिए, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एट ऑल सिंस इट हैपन्स इन अ रैंडम मैनर। ये कहना गलत होगा कि बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन है, यानी अनुमान का सिद्धांत है विकास के सिद्धांतों में से एक, कि हम बच्चे की आज के प्रेजेंट की गति को देखते हुए या एक्टिविटीज को देखते हुए टीचर और पेरेंट्स कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का विकास किस दिशा में जाएगा, या फिर वो किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। भाई हम देखते हैं बचपन से एक बच्चा है ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, तो हमें पता है यार इसको इस तरफ लेके जाओ और ये बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट बन सकता है, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं एज अ टीचर या पेरेंट के रूप में। कोई बच्चा जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है तो हम उस तरफ देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा करेगा, लेकिन एक्यूरेटली या 100% प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, ईश्वर नहीं बन सकते आप। ठीक, तो ये डायनेमिक होता है, परिवर्तनशील होता है, टाइम के साथ अनफोल्ड होगा। एक्यूरेट प्रेडिक्शन संभव नहीं है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं किया जाता, किया जा सकता। हम कहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा एक डायलॉग फेमस है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। कई लोगों को स्पीड की चिंता है, कल से 9 बजे क्लास शुरू होगी और किसी ने कहा कि स्पीड में चलो, तो देखना फिर क्या ही कर लेंगे। वैसे इतनी दूर से ब्लॉक करने के सिवा, ब्लॉक भी नहीं करते यार, बुरा लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, इस पे एक नया क्वेश्चन भी आज है, ये तो आप 2 सेकंड में जवाब देके फटाफट से निकलो। बताओ फटाफट से, आप सोते कब हो? नींद से हम मरे जा रहे हैं। हाँ, मैं दिन में सोती हूँ ना। देखो एक बार, मस्तिष्क नमनीयता, नमनीयता मतलब प्लास्टिसिटी, चेंजेबल, फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड नहीं है, रिजिड चीज टूट जाएगी, लेकिन प्लास्टिक है, दैट मींस आपको पता है प्लास्टिक इजीली टूटता नहीं है, तो प्लास्टिसिटी जो है दैट मींस फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें लचीलापन है, हमेशा चलता रहेगा। तो इसका जो सही उत्तर है, बात है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन जो है आपका प्लास्टिक इन नेचर है, फ्लेक्सिबल है चीजों को सीखने के लिए, और सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव होगा वो होगा आपका चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के टाइम पे, क्योंकि एडोलेसेंस के अंत तक जाते जाते 15-16 साल की उम्र तक मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है आपके ब्रेन का वो हो जाता है। ठीक, तो सेंसिटिव पीरियड पूछे ब्रेन प्लास्टिसिटी का या ब्रेन डेवलपमेंट का, तो भैया अर्ली चाइल्डहुड से लेके पूरा एडोलेसेंस तक, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। और अगर पूछे लैंग्वेज के बारे में तो वो अर्ली चाइल्डहुड, सब में सेम होता है, इन्फ्लुएंस नहीं करता, एनवायरमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही डोमेन जरूरी है, ये सब बेकार बातें हैं, ये हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार फटाफट से, नया क्वेश्चन एकदम फ्रेश। क्वेश्चन नंबर 13 है, फैक्टर्स रिलेटेड टू हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोर्सेज फ्रॉम एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट, यानी कैसे जेनेटिक्स या आनुवंशिकता के तत्व और वातावरण के तत्व क्या करते हैं, क्या रोल है इनका, बताइए बताइए फटाफट से बताइए। अभी शिप्रा कुछ नहीं कह सकते, इस पे कोर्ट केस लटका हुआ है। पहला ऑप्शन है हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट, यानी विकास की प्रक्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आनुवंशिकता
और वातावरण के कारक का। फिर पड़ता किसका है भैया? दो ही तो चीजें हैं जिनका आप प्रोडक्ट हो, तीसरा कुछ नहीं है आपके जीवन में। जो भी आज आप हो, या तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट, या फिर दोनों का प्रोडक्ट हो आप। दोनों ने अन्योन्य क्रिया करके जो एक प्रोडक्ट दिया है वो आप हैं। या तो आपको हेरिडिटी से मिला होगा, चाहे वो आवाज हो, चाहे वो आपकी शक्ल हो, या फिर एनवायरमेंट से आपने गेन किया है कि बोलना कैसे है। इन दोनों का ही प्रोडक्ट होगा, तीसरा तो कुछ होता नहीं है। तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, यही तो है दोनों। इंटरैक्ट इन कॉम्प्लेक्स वेज टू शेप डेवलपमेंट, हाँ कह सकते हैं जटिल तरीके से परस्पर इनकी क्रिया होती है आनुवंशिकता और वातावरण की, जिसका प्रोडक्ट आपका डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन है नेवर इंटरैक्ट और इंपैक्ट डेवलपमेंट। भाई हर टाइम इंटरैक्ट करते रहते हैं। हैव, जैसे कि कोरोना भी आया था तो एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, वो आपके जेनेटिक मेकअप कैसा है उससे इंटरैक्ट करके, मतलब इवन डिजीज तक आपकी हेरिडिटी और एनवायरमेंट के हिसाब से चलती हैं, सबको नहीं होती ना। हैव वेरी मिनिमल इंपैक्ट ऑन डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है, बड़ा इंपैक्ट है इसका। तो हम कहेंगे एक जटिल तरीके की पारस्परिक क्रिया करते हैं आपके आनुवंशिकता और वातावरण, और हम उसी का प्रोडक्ट हैं। बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बहुत ही आसान सवाल, लड्डू क्वेश्चन, सोते सोते भी आप इसको कर सकते हैं, कई लोग नींद में हैं वो भी इसको बता पाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, विच डोमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डील्स विद द अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं, इफेक्टिव होता है प्रभावशाली, अफेक्टिव होता है भावात्मक, ठीक है ना। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र पूछा है, कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं, भावनाओं की बात हो रही है ना, भावनाओं की बात हो रही है। और भावनाएं किससे संबंधित हैं? इमोशनल डेवलपमेंट से। और इमोशनल डेवलपमेंट कहाँ है? यहाँ है, ठीक है ना। सामवेगिक विकास, इसका हिंट मैंने आपको एक और क्वेश्चन में दिया था आज, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। विकास के तीन मुख्य पक्ष पीसीएस और ई, ये एक साथ ही जुड़े हुए हैं। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, या सोशियो इमोशनल भी कह देते हैं। इस इमोशनल पक्ष को अफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं, जो बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी है। अफेक्टिव मतलब इमोशन से जुड़ा हुआ, साइकोमोटर रिलेटेड है मतलब फिजिकल एक्टिविटी से। कॉग्निटिव को हम थिंकिंग डोमेन भी या कॉग्निटिव ही कहते हैं, ठीक। तो पूछ सकता है कि फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ इमोशंस, तो अफेक्टिव डोमेन से ही जुड़ा हुआ होता है, अफेक्टिव कंपोनेंट से, ठीक। फिजिकल, अब फीलिंग फिजिकल थोड़ी ना होती है, फिजिकल उसके रेपरकशन हो सकते हैं कि आपको डर लग रहा है, आपका हाथ कांपने लगे, लेकिन वो फीलिंग से आई है ना वो चीज। स्पिरिचुअल का कोई रोल नहीं है, हम कोई डेवलपमेंट का टाइप नहीं पढ़ते। स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव दिमाग से रिलेटेड, थिंकिंग एस्पेक्ट से रिलेटेड होता तो हम कॉग्निटिव की बात करते। आगे बढ़ेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 31 क्वेश्चंस करने हैं हमें, 15 और बचेंगे इसके बाद बस। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास के संदर्भ में यदि हम बात करें, चिल्ड्रन एक्वायर डैश बिफोर अचीविंग द कैपेसिटी टू यूज डैश, यानी बच्चे पहले शारीरिक विकास के क्रम में पहले क्या एक्वायर कर लेते हैं, कौन सी चीज बाद में आती है। तो पहले बच्चे ग्रॉस मोटर स्किल्स को एक्वायर करते हैं, बाद में फाइन को, या पहले फाइन मोटर स्किल्स आ जाती हैं, बाद में ग्रॉस आती हैं, पहले लैंग्वेज आती है, बाद में एनालिटिकल रीजनिंग आती है। अब जो समझदार व्यक्ति होगा उसने देख लिया, पूछा तो था फिजिकल डेवलपमेंट के इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, यहां ये कह रहे हैं रीजनिंग की बात हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कहानियां गाने लग गए, तो ये दोनों ऑप्शन तो बनते ही नहीं है भाई। जब बात ही फिजिकल डेवलपमेंट की हो रही है तो हम कॉग्निटिव को क्यों यहां काउंट करें, हम संज्ञानात्मक की बात क्यों करें, यहां पे खत्म हो गए, ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। यही एलिमिनेशन मेथड है कि आप अपनी समझदारी से दो ऑप्शन तो शुरुआत में हटा सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट पहले होता है ग्रॉस मोटर का डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी आपके शरीर की बड़ी मांसपेशियां, आपके पैरों पे, आपके हाथों पर, हाथ भी क्या, आर्म्स, ये भुजाएं आपकी, इन सब पे कंट्रोल आता है आपके शरीर की बड़ी मांसपेशियों पर। फिर धीरे धीरे आपका फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गतिक कौशल। भाई आप चलना पहले सीख लेते हैं, पेन पकड़ना या पेन को चलाना बाद में सीख पाते हैं प्रॉपरली, ठीक है ना। या खड़े होना आप पहले सीख लेते हैं, हाथ पैर से रोना आप पहले सीख लेते हैं, किसी चीज को पकड़ना आप सीख लेते हैं, लेकिन लिखना प्रॉपरली आप बाद में सीखते हैं। तो ग्रॉस टू फाइन की बात हो रही है। तो सबसे पहले जो इसमें ग्रॉस टू फाइन जाता है आपका, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल से भी जोड़ सकते हो उसको, जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट से भी जोड़ सकते हो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स से भी जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स, चलना फिरना, दौड़ना भागना। फाइन मोटर स्किल्स आपकी ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, रीडिंग राइटिंग, ये सब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, अभी एक और क्वेश्चन आएगा इससे खतरनाक, इसी टॉपिक पे आएगा, आगे जवाब देना फिर उसका।
क्वेश्चन नंबर 16 है कॉन्टेम्परेरी थियरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट व्यू चिल्ड्रन एज। कॉन्टेम्परेरी थियरी, ये क्वेश्चन आया था पहले भी ऑफलाइन में भी, उसके बाद ये ऑनलाइन में भी आया, बस थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेते हैं। और इसमें कई सारे टीचर्स भी गलत ही जवाब इसका देते हुए चल रहे थे, है ना, क्योंकि इसको समझने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं कर सकते चपरा, कुछ करना पड़ेगा आपको। मास्टर्स के लिए देख सकते हो कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, उसके लिए नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। अभी यहां फोकस कर लेते हैं, डिस्टर्बेंस हो जाता है क्लास के बीच में। कॉन्टेम्परेरी थियरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट व्यू चिल्ड्रन एज, समकालीन सिद्धांत। कॉन्टेम्परेरी थियरीज जब भी लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉन्टेम्परेरी का मतलब ही होता है समकालीन, उस समय में, जिस समय की बात हो रही है उस समय की बात हो रही है। देख रहे हो ना, जिस समय की बात हो रही है उस समय की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आज के समय में या जो भी समय चल रहा है उस समय की बात जब हो रही है तो वो कॉन्टेम्परेरी है ना, यानी रिसेंसी में या रिसेंट टाइम्स में, ठीक, समझे। तो अगर हम बात करें कॉन्टेम्परेरी, इससे ये आपको वैसे भी समझ में आ सकता है, बॉलीवुड से बहुत अच्छे समझ में आता है लोगों को। जैसे हम ये कह सकते हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान क्या है, कॉन्टेम्परेरी एक्टर्स हैं, मतलब अपने समय के, अपने समय वाली बात हो रही है कि एक समय में जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है ना, समकालीन है। तो यहां कॉन्टेम्परेरी थियरीज की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब आज के समय की बात हो रही है, यहां ये अपने आप मान लेना है, ठीक है ना। तो कौन सी चाइल्डहुड की कौन सी धारणा को ये मानते हैं, या डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं बच्चों के, ब्लैंक स्लेट मानते हैं। भैया आज के समय में ब्लैंक स्लेट नहीं मानते हैं, 17वीं शताब्दी में ब्लैंक स्लेट मानते थे, 17th सेंचुरी में, जब जॉन लॉक कहते थे कि माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुला रासा, यानी खाली तख्ती है, एम्प्टी वेसल है बच्चे का दिमाग, बिहेवियरिज्म है, कुछ भी भर दो, कुछ भी मोल्ड कर दो, ऐसा आज नहीं मानते। तो ये तो 17वीं शताब्दी की बात हो गई। आज की बात करो कॉन्टेम्परेरी टाइम्स की। एक्टिव पर्पसफुल बीइंग्स हु कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू देयर ओन डेवलपमेंट, यानी सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं बच्चे, और उनका विकास जो कंट्रीब्यूट करते हैं सब्सटेंशियली अपने डेवलपमेंट में, यानी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चे का विकास होता है, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, सक्रिय भागीदार हैं। बिल्कुल सही बात है। हैविंग एन इनेट प्लान फॉर ऑर्डरली ग्रोथ दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी विकास की व्यवस्था पहले से ही निश्चित होती है, उसको बदला नहीं जा सकता। तो फिर तो हम क्यों स्कूल खोल के बैठे हैं, हम क्यों एक्टिविटीज कराएं, क्यों हम वाद विवाद कराएं, जब सब कुछ पहले से ही निश्चित है। तो डी ऑप्शन है जेनेटिकली प्रोग्राम्ड बीइंग्स हु कैन नॉट डू एनीथिंग टू ऑल्टर देयर ओन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी जेनेटिकली प्रोग्राम्ड बीइंग्स हैं। मान लिया भाई जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है, लेकिन ये किसने कह दिया कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर आवर ओन डेवलपमेंट या ओन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, क्या हम कुछ नहीं कर सकते अपने डेवलपमेंट में परिवर्तन, ये तो कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल एंड प्लास्टिक इन नेचर, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन एकमात्र सही है कि बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इससे दो बातें जरूर समझ लें, अदरवाइज आप फंस जाएंगे, अगली बार क्वेश्चन आएगा तो, है ना। कॉन्टेम्परेरी थियरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपको पीडीएफ में मैं ऐड करके दे ही दिया था। समय लगता है थोड़ा इन सब चीजों में, काफी समय लगता है, बट आपको हेल्प काफी मिल रही होगी। कॉन्टेम्परेरी, एक मिनट, थियरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, सीडी लिख दिया मैंने, या थियरीज ऑफ डेवलपमेंट, ये भी आप मान सकते हो, ठीक है ना। कॉन्टेम्परेरी का मतलब है, कॉन्टेम्परेरी थियरीज ऑफ डेवलपमेंट ये मानती हैं कि बच्चों का विकास क्या है, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट में होता है, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष में होता है, यानी बच्चों को एक्टिव रखो, जो बात वाइगॉस्की भी मानते हैं, है ना। ये नहीं कहते कि चाइल्डहुड कैसी संकल्पना है, तो इनके लिए चाइल्डहुड एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग फंसते हैं, सभी ने गलत उत्तर भी इस पे बताया है, बहुत सारे टीचर्स में गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना। चाइल्डहुड क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है ना, एक सामाजिक परिकल्पना है कॉन्टेम्परेरी थियरीज के अकॉर्डिंग। इसका सिंपल उदाहरण जो मैं पहले भी देती आई हूं, है ना, सोशल कंस्ट्रक्ट है। क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। क्या, विकास जो है, या बचपन जो है, स्पेशली बचपन का मतलब यहां भाई आपके घर का बच्चा और एक गरीब व्यक्ति के घर का बच्चा, कैसे वो 7 साल की उम्र में बाहर बलून बेच लेता है ना, भीख मांग लेता है, अपना पेट भर लेता है, दुकान से जाके 4 चीजें ले आता है, और आपके घर का 7 साल का बच्चा खुद से दूध नहीं उठा के पी पाता। चाइल्डहुड क्या हो गया, एज वाला फैक्टर नहीं हुआ, फिक्स्ड नहीं हुआ, सोशल कंस्ट्रक्ट हो गया, या सोशियो कल्चरल अप्रोच से प्रभावित हो गया। तो चाइल्डहुड इनके अकॉर्डिंग क्या है, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट में देखा जाता है, ना कि फिक्स्ड एज में देखा जाता है। समझ पा रहे हैं बात को। तो ये यहां पे ध्यान रखना है कि कॉन्टेम्परेरी थियरीज एक तो ये मानती हैं
कि बच्चे को एक्टिव बीइंग रखना है, जो डेवलपमेंट है वो एक्टिव कंस्ट्रक्शन से होगा, बच्चे को सक्रिय रखो आप, ठीक। दूसरी बात, चाइल्डहुड क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संकल्पना है, एज से ज्यादा इंटरेक्शन, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट में इंटरेक्शन, समाज और संस्कृति किन लोगों में वो रह रहा है और कैसे इंटरेक्ट करेगा, वो विकास को प्रभावित करेगा या निर्धारित करेगा, ठीक। तो इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, पोल में जवाब देंगे आप फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइएगा फटाफट से बताएंगे आप। और मैं 2 घूंट पानी पीने की आज्ञा अगर आपकी हो तो अच्छा रहेगा। देखिएगा कौन व्यक्ति है जो ये लाल पीले इमोजी बना रहा है भाई, करा लेना श्रेया। देखिए बताइए फटाफट से कौन से फॉर्म की बात कर रहे हो, ये तो बता दो। डी कह रहे हैं ज्यादातर लोग। देखते हैं विकास के बारे में कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन, डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये जो ओनली वाले ऑप्शंस होते हैं इनकी संभावना अपने आप में ही कम होती है, ये एक्सट्रीम की बात करते हैं, है ना, या तो ये बिल्कुल अंतहीन एक तरफ लेके जाएंगे आपको, जबकि ऐसा नहीं होता ना लाइफ में ना यहाँ पे डेवलपमेंट के विषय में कि आप एक्सट्रीम में चले जाएं। बच्चे के लिए कोई बात ऐसी है जो उसके लिए खतरनाक है, तब तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ओनली वाले ऑप्शन से थोड़ा सा बच के रहना होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं ये सही हो। डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन दी हेरिडिटी, भैया ओनली कैसे, बाकी फैक्टर्स भी तो हैं, एनवायरमेंट भी तो है। डेवलपमेंट इज अ टेम्परेरी चेंज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, जैसे लर्निंग होती है उसी तरह से डेवलपमेंट भी रिलेटिवली परमानेंट है, रिवर्सिबल नहीं है, मॉडिफिएबल है। अच्छा, ऐसा नहीं है बस कोई शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, रैंडम चेंज नहीं है, कोई अचानक से परिवर्तन हो गया। डेवलपमेंट कंटिन्यूज इन अ होलिस्टिक एंड सिस्टमैटिक मैनर, ये बात बिल्कुल सही है कि संपूर्ण रूप में होता है, आपके दिमाग का, आपके शरीर का, आपके सामाजिक और संवेगात्मक विकास के सारे पक्ष आ जाते हैं इसमें। दूसरा पीओएस बताया था आपको, प्रोग्रेसिव ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल चेंजेस, ठीक है ना, एक ऑर्डर में, एक क्रम में होता है। आगे बढ़ेंगे, डी ऑप्शन यहां सही था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत छोटा सा क्यूट सा लड्डू सा सवाल है, कहता है द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बाल विकास का क्षेत्र है वो कैसा है बताइए, बाल विकास का क्षेत्र कैसा हो, बताओ एक बार। एक और अवैज्ञानिक, भैया ऐसा थोड़ी हो सकता है, जो इतनी बड़ी रिसर्च जहां हो चुकी है वो यूनिटरी है भाई, मल्टी डायमेंशनल होगा ना, बहुआयामी होगा। नॉन साइंटिफिक कैसे हो जाएगा, बिना लॉजिक की थियरी प्रूव हो जाएगी, कोई भी थियरी आती है तो उसमें लॉजिक तो होता ही है। फिर आते हैं बी ऑप्शन पे, फिक्स्ड एंड स्टैटिक। फिक्स्ड होता तो हम ये नहीं कह रहे होते कॉन्टेम्परेरी थियरीज क्या कहती हैं चाइल्डहुड के बारे में, इतने सारे थियरिस्ट हैं और सब अलग अलग बातें कहते हैं कई बार, तो ये डायनेमिक है, परिवर्तन इसमें होता रहता है, स्टैटिक नहीं है, कोई हेरिडिटी थोड़ी है कि फिक्स हो गया आपके आंखों का रंग अब बदला नहीं जा सकता। कई बार रिसर्च जिस बात को सही कहती है 10 साल बाद उसको गलत भी कह देती है ना, तो परिवर्तन तो इसमें होता रहता है, फिक्स्ड नहीं है भाई। डेवलपमेंट तो खुद फिक्स्ड नहीं है, वो डायनेमिक या प्लास्टिक है, ठीक, डायनेमिक है, परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, मॉडिफिएबल है। इंटरडिसिप्लिनरी एंड डायनेमिक, अरे वाह, ये तो सीधा सीधा ही मिल गया हमको। तो इंटरडिसिप्लिनरी यानी विकास के जो पक्ष हैं वो सब जुड़े हुए हैं, बाल विकास बाकी एस्पेक्ट्स में भी प्रभावित करेगा, बच्चे का दिमाग, शरीर और आपका इमोशनल एस्पेक्ट, ये सब क्या आपको लाइफ में प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल करेंगे। तो चाहे आप इसको सब्जेक्ट के रूप में लें, चाहे आप इसको व्यक्ति के अंदर माने, सब क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी है, अंतः विषयात्मक है, ये कह सकते हैं। तो बाल विकास का जो क्षेत्र है, और हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में भी इसका रोल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे बच्चे का विकास होगा वैसे वो चीजें सीख पाएगा। एम्बिगुअस एंड एंशिएंट, पुराना हो चुका है, और एम्बिगुअस है यानी कंफ्यूजिंग है, प्राचीन है, अस्पष्ट है, ऐसा नहीं है, स्पष्टता इसमें है अगर कोई पढ़े तो सी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर, बहुत ही प्यारा, आप सबका प्यारा दुलारा फेवरेट क्वेश्चन, बस इसके ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, देखते हैं कितने लोग चक्कर खा के गिर जाएंगे। ये क्वेश्चन पे अगर आप अटके तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीरियड्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी जो पीरियड्स हैं, स्टेजेस हैं किसके, बाल विकास की, जो बाल विकास के चरण हैं, जब हम उनकी बात करेंगे तो सही सीक्वेंस कौन सा है, यानी सही एक सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है, एक ऑर्डर में होता है डेवलपमेंट, ये बात हमें पता है, लेकिन सही ऑर्डर कौन सा है ये पूछा है हमसे, बताइएगा फटाफट से, फटाफट से बताएंगे। देखिए इन्फेंसी पहले होता है भैया, इन्फेंसी पहले हो सकता है यदि
प्रीनेटल नहीं लिखा होता तो, है ना। इन्फेंसी क्या है, जन्म से 2 वर्ष, जबकि प्रीनेटल है प्रसव पूर्व अवस्था, जब आप गर्भ में हैं, कॉन्सेप्शन पीरियड जिसको हम कह रहे हैं। तो भैया पहले गर्भ में जाओगे कि पहले पैदा हो जाओगे, है ना। तो इन्फेंसी तो जन्म की बात करेगा ना, तो जन्म से कैसे हो सकता है जब प्रीनेटल दिया हुआ है ऑप्शन में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझना है हमें चीजों को, ठीक है ना, क्लियर है। देखो गलत, क्योंकि प्रीनेटल बाद में कैसे आ सकता है, बच्चा गर्भ में बाद में गया और पहले दुनिया में आ गया, वाह वाह, फिर क्या जरूरत थी भाई गर्भ में जाने की। ठीक, तो ये 9 मंथ्स बिफोर बर्थ है, ये 0 to 2 ईयर्स है, ये 2 to 6 ईयर्स है अर्ली चाइल्डहुड। एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष, किशोरावस्था जिसको हम कहते हैं। मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12 या 8 के बीच में भी कई लोग दे देते हैं। बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड के बीच की जगह ढूंढ करके मिडिल चाइल्डहुड फिट कर देते हैं। तो ये तो गड़बड़ हो गया, एडोलेसेंस के बाद मिडिल चाइल्डहुड। भैया ऐसे थोड़ी होता है, एक सीक्वेंस होता है कि बचपन बाद में आया, किशोरावस्था पहले आ गई है। प्रीनेटल, अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। देखिए प्रीनेटल ठीक था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन इन्फेंसी इसके बाद आना था, इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड को बीच में डाल दिया, गड़बड़ हो गई बात। दिखाना इसमें कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं, 78%। मतलब इससे आसान ऑप्शन दुनिया में अवेलेबल नहीं है आज के समय में, फिर भी आप गलत उत्तर दे रहे हैं, बताओ। 68% लोग सही दे रहे हैं, ये भी खुशी की बात है, या 70। प्रीनेटल बिल्कुल सही है, इन्फेंसी बिल्कुल सही है, अर्ली चाइल्डहुड एकदम सही है, एडोलेसेंस सही है, बट ये मिडिल चाइल्डहुड यहाँ क्यों डाल दिया भाई। तो अगर आपने पूरा क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, आप जल्दबाजी में वहां जल्दबाजी ही कराएंगे, जल्दी करनी थी, जल्दबाजी कराएंगे और नंबर चला जाएगा। अब बचता ही एक ऑप्शन है, यही सही होगा। प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, बिल्कुल सही बात है। अर्ली चाइल्डहुड की जगह अगर लेटर चाइल्डहुड लिखा होता तब भी सही होता। तो डी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है यहाँ, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, अभी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बाकी हैं। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर। नेचर किसको कहते हैं हम, प्रकृति को। प्रकृति क्या है, हेरिडिटी है, जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसको स्टैटिक मानते हैं या फिक्स्ड मानते हैं। भाई आपके आंखों का रंग, आपकी, थैंक गॉड इसमें ऑप्शन में नहीं है, मुझे लगा मैंने उत्तर ही बता दिया आपको, है ना। आपकी आंखों का रंग क्या स्थिर है कि चेंज हो जाता है हर दूसरे दिन। अब वो लड़के या लड़कियां ये ना कहें जो अपना लेंस लगा के चेंज कर लेते हैं कि हमारा तो स्थिर नहीं है, हमारा तो डायनामिक है ना। तो स्टैटिक है, फिक्स्ड है। हेरिडिटी कोई आसानी से चेंज नहीं होती। आपका मन किया, आपने कहा ये वाली आंखें अच्छी नहीं लग रही, ये वाली आवाज बढ़िया नहीं लग रही, चेंज कराओ उसे, है ना। ये ऐसे नहीं होता। वहीं अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो जिसको हम नर्चर कह रहे हैं, पोषण कह रहे हैं, तो इसको तो आप कभी भी बदल दो। आज आप गांव में रहते हो, कल शहर में चले जाओ, शहर में रहते हो गांव में चले जाओ, देश बदल दो, दुनिया बदल दो, चांद पे चले जाओ कुछ दिन बाद। तो नर्चर यानी एनवायरमेंट, प्रकृति एवं पोषण विवाद बोलते हैं उसको। एनवायरमेंट को बदला जा सकता है, ये डायनेमिक होता है, नेचर फिक्स होता है, स्टैटिक होता है, हेरिडिटी। बताइए जरा किसका रिजल्ट है, एलिनेशन का, मतलब अलग अलग कर दो हेरिडिटी और एनवायरमेंट को, नहीं। डिसजंक्चर का, वियोजन का, फिर से अगेन वही बात अलग कर दो। इंटरैक्शन का भाई, है ना, इंटरैक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर या प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर। इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से, इंटर रिलेटेड है। इंटरैक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है दोनों की, प्रकृति एवं पोषण की, तब विकास बनता है। डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, कौन कहता है, वुडवर्थ। द पेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी विकास की जो गति है, बाल विकास की गति की बात हो रही है, दर की बात हो रही है। स्पेस को रेट भी कह सकते हैं, रेट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। आपको इनकी लफ्फाजी में उलझना नहीं है ना, आपने घबराना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये लैंग्वेज घुमा घुमा के, शब्द बदल बदल के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर, आपको नहीं फंसना इनमें, ठीक है ना। बहुत बढ़िया जी, आप भी आ रहे हो मैम प्रयागराज? नहीं यार अभी तो मेरी बात नहीं है इस बारे में कुछ। देखिएगा अगर हम बात करें बाल विकास की गति, देखते हैं पेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डैश इज यूनिफॉर्म, स्टैंडर्ड एंड इज डिसऑर्डरली। यानी कि यूनिफॉर्म है, सबके लिए एक जैसा है, पेस, स्टेज तो एक जैसी है, पेस थोड़े ना है। डिसऑर्डरली या नहीं ऑर्डरली होता है, इसका मतलब गलत हो गया। हैज इंडिविजुअल वेरिएशंस यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, आप में दर भिन्न हो सकती है, मेरे में दर भिन्न हो सकती है, बट डिसऑर्डरली तो नहीं होता। तो ये सेकेंड पार्ट गलत हो गया। सी ऑप्शन है इज यूनिफॉर्म, स्टैंडर्ड एंड इज समवॉट सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। मतलब कि यूनिफॉर्म है यानी सबके लिए एक जैसा है, स्टैंडर्ड है, एंड समवॉट सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, कुछ हद तक सीक्वेंस में भी है और ऑर्डरली भी है, मे बी। हैज इंडिविजुअल वेरिएशंस एंड समवॉट सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, ये क्या किया है इन्होंने। अच्छा देखा ना कितने लोग क्या आंसर कर रहे हैं, डी ऑप्शन, ठीक है ठीक है।
क्योंकि इन सब में जो सबसे सही उत्तर लग रहा है वो यही नजर आ रहा है। ऐसा तो होता नहीं कि अव्यवस्थित हो, पॉसिबल नहीं है। अव्यवस्थित, अव्यवस्थित, इसमें कुछ हद तक ठीक है। एक समान मानकीय यानी यूनिफॉर्म होगा, पेस अगेन सबके लिए सेम नहीं हो सकता क्योंकि दर भिन्न हो सकती है। स्टेज होता तो एक बार को हम कह देते ये हैज इंडिविजुअल वेरिएशंस एंड इज समवॉट सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे ऑर्डर के बावजूद। दो बच्चे चाइल्डहुड में ही हैं, दोनों 6 साल के हैं, बट उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। किसी में भाषा के विकास की दर फास्ट होगी, किसी में थोड़ी स्लो होगी, तो रेट में वेरिएशन पाया जा सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से। डी ऑप्शन सही है, जो आप लोगों ने दिया भी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए फटाफट से। एट विच एज आर चिल्ड्रंस एक्टिविटीज primarily focused on use of large muscles for। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा क्या पूछा है हमसे, किस उम्र में बच्चों की जो एक्टिविटीज हैं वो मुख्य रूप से फोकस्ड होती हैं लार्ज मसल्स पर, यानी बड़ी मांसपेशियों पर, फॉर ग्रॉस मोटर रेदर देन फाइन मोटर मूवमेंट्स। यानी बच्चे किस उम्र में स्थूल गतिक कौशलों का प्रयोग करते हैं या बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करना सीख जाते हैं बजाय कि सूक्ष्म के। तो ये हमें पता है, पहले ग्रॉस का ही इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, यानी अपनी बाहों का, अपने पैरों का मतलब आपकी अपनी टांगों का, लेकिन उंगलियों का प्रयोग, आंखों और उंगलियों के समन्वयन का प्रयोग, कोऑर्डिनेशन का प्रयोग बाद में सीखते हैं। तो GF गर्लफ्रेंड से याद रखना है, GF बोले तो ग्रॉस टू फाइन मोटर जाता है आपका विकास की जो दिशा है। ठीक है बात। तो अगर हम बात करें यहां पे क्या होगा सही उत्तर, बताओ भैया। 2 से 6 में तो बच्चा क्या सीख जाएगा, 2 से 6 में तो बच्चा पेन पकड़ना सीख जाएगा, तो फाइन की ओर जा रहा है। उससे बेहतर ऑप्शन, अगर ये इन्फेंसी नहीं होता तो हम अर्ली चाइल्डहुड कह देते। दिखाना इसमें क्या उत्तर दिया। कंफ्यूज हैं आप लोग इसमें, ए और बी के अंदर कंफ्यूज हैं। 36% लोग बी कह रहे हैं, जो कि गलत उत्तर है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में तो फिर भी वो पेन पकड़ना है ना, छोटी मोटी ड्राइंग दीवारों पे बनाना, प्ले वे में जाएगा, स्केचिंग थोड़ी थोड़ी सीखने लगता है। लेकिन अगर हम देखें प्रीमैरिली फोकस्ड ऑन, यानी मुख्य रूप से पूरा जो फोकस है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स पे है। तो पूरा जो फोकस है ग्रॉस मोटर स्किल्स पे वो होता है जन्म से 2 वर्ष में। जब बच्चा दूध की बोतल भी आप उसे दोगे तो वो एक हाथ से नहीं पकड़ेगा, पूरे हाथ से कोशिश करेगा, वो भी धीरे धीरे सीखेगा। अदरवाइज पूरे शरीर का इस्तेमाल करेगा, रोएगा तो पूरे शरीर से रोएगा, हंसेगा तो पूरे हाथ पैर दोनों, है ना। तो ये क्या है, इन्फेंसी है, जब बड़ी मांसपेशियों का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है जन्म से 2 वर्ष। फाइन मोटर तो कुछ खास डेवलप हुई ही नहीं है अभी। अर्ली चाइल्डहुड में तो बहुत चांसेस हैं कि फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाए। ठीक, तो ए ऑप्शन यहां सही है, ना कि बी। इसमें आप गड़बड़ ना करें, ठीक है। बाकी तो जितना आगे जाते जाएंगे अर्ली चाइल्डहुड के बाद आपकी डेवलप ही हो रही है फाइन मोटर स्किल्स, अर्ली चाइल्डहुड में भी काफी हद तक हो जाती हैं। ठीक है ना, 3 से 6 वर्ष में तो बहुत अच्छा प्यारा टाइम है फाइन मोटर स्किल्स के डेवलपमेंट का। हम बच्चे को क्ले मिट्टी दे देते हैं जिससे वो कोई भी शेप बना लेता है ना। तो उससे क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स, आपकी आंखों का और हाथों की जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, वो अच्छी विकसित हो जाती हैं कि बच्चे गुड़िया गुड्डे बना रहे हैं कुछ। वो क्ले मिट्टी आती है ना, चिकनी मिट्टी एक तरह की। तो ये इन्फेंसी में लेकिन मुख्य रूप से बड़ी मांसपेशियों का ही प्रयोग है, क्योंकि वो रोएगा भी तो शरीर से रोएगा, कुछ ऐसा कुछ पेन वेन पकड़ना या कुछ भी उसके मतलब की बात नहीं है जन्म से 2 वर्ष वाले बच्चे के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए फटाफट से। ये क्या कहता है, अर्ली चाइल्डहुड इज अ डैश पीरियड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड मतलब पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष की अवस्था, इसी को टॉय एज कहते हैं, है ना। रीड में क्वेश्चन आ चुका है, आपको टॉय एज बताने वाले अलग अलग लोग मिल जाएंगे, बट 1 नंबर के लिए हमको टॉय एज इसी को मानना है। ठीक, उसका रीजन है, कहानी मैं बैच में बताती हूँ हर बार, छोड़ो। तो टॉय एज इसी को कहते हैं। प्ले एज भी अगर हम एरिक एरिक्सन की माने तो यही है। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखेंगे यही प्ले एज मतलब प्ले वे में भी, प्ले स्कूल में भी हो जाएगा इसी उम्र में, है ना। और बताओ, प्री गैंग एज भी यही है, गैंग एज से पहले की आयु। ठीक है ना। तो क्या है, ये सेंसिटिव पीरियड है क्या इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। बच्चे के इमोशंस पे कंट्रोल उसका धीरे धीरे आना शुरू होता है, स्लो होता है। स्लो इस उम्र में कुछ नहीं होता, सारे प्रकार का विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है। पैसिव तो होता ही नहीं है बच्चा, डिस्टर्बिंग नहीं है, है ना। क्या है, सेंसिटिव पीरियड है। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील है, डिस्टर्बिंग हो सकता है यदि ठीक से डेवलप ना हो पाए तो। ठीक है ना, संवेदनशील है। अर्ली चाइल्डहुड लगभग हर प्रकार के डेवलपमेंट के लिए सेंसिटिव ही है, चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, सेंसिटिव ही है। इसी उम्र में बच्चा 4 लोगों से मिलना जुलना सीखता है, इसी उम्र में बच्चा जो है खेलना कूदना सीखता है, इसी उम्र में वो पहली बार गिनतियां सीखेगा, भाषा का विकास बहुत तेजी से हो रहा होगा। ठीक है ना,
तो ये लगभग हर एज के लिए सेंसिटिव, मतलब हर चीज के लिए सेंसिटिव पीरियड है अर्ली चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए फटाफट से। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया था आपको जिस क्वेश्चन में एक्सेप्ट लिखा हो, अलावा, है ना, लीस्ट लिखा हो, है ना, या नॉट लिखा हो, ये तीन शब्द जहां आते हैं वहां ऐसे कान खड़े करके 3 इडियट वाले बहुत ध्यान से उत्तर देना होता है, अदरवाइज फंस जाएंगे आप आंसर करने में। तो विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, यानी बच्चों की विकास की दर भिन्न होती है। दो बच्चे हैं 3 साल के, किसी में भाषा का विकास तेजी से हो रहा होगा, किसमें शारीरिक विकास हो सकता है दूसरे से पहले हो रहा हो। तो ये बात तो सही है बिल्कुल ठीक। हमें पूछा है सही क्या नहीं है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली, बिल्कुल अचानक से एक दिन में थोड़ी होता है डेवलपमेंट, धीरे धीरे ही होता है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, यानी काफी हद तक क्या है, क्रम में होता है। बात तो सही है भाई, पहले आप बच्चे होंगे, फिर आप किशोरावस्था में जाएंगे, फिर आप एक अडल्ट बनेंगे, फिर बुढ़ापा आएगा कहीं जाकर के, ऐसा थोड़ी पहले बुढ़ापा आ गया बाद में बचपन आया। तो एक ऑर्डर होता है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस, ये ऑलवेज कैसे कह सकते हो, वो भी डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कह देते तो फिर भी हम मान जाते। तो यही गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। समझ पा रहे हो? तो विकास हमेशा अनिरंतर होता है, ये कहना एकदम गलत होगा। कोई तो कुछ 23 नंबर के बारे में कुछ तो पूछ रहा है पोल में। क्वेश्चन नंबर 23 क्यों लिखा हुआ है? सो गए हैं क्या भैया? देखिए, अगर हम बात करें डेवलपमेंट इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस, ये बात गलत होगी, बाकी तीनों बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमिन्ड ओनली बाय हेरिडेटरी फैक्टर्स, यानी सिर्फ हेरिडिटी से, सिर्फ आनुवांशिकता से, सिर्फ जेनेटिक मेकअप से कौन सा एक फैक्टर है जो निर्धारित होगा? बताइएगा फटाफट से, जनता जवाब चाहती है, फटाफट बताइए। सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, इंटरेस्ट, रुचि। अच्छा, एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है ना? विराट कोहली कहते हैं मैंने सचिन तेंदुलकर को बचपन में खेलते हुए देखा, मतलब इंटरेस्ट क्रिएट करने का एक रीजन वो भी रहा, किसी को देख के आप इंस्पायर हो रहे हैं, रुचि आपकी उस तरफ हो गई कि आपको साइकोलॉजी पढ़नी है क्योंकि आपने सीडीपी पढ़ लिया किसी से अच्छे से। ऐसा होता है मेरे साथ, इसलिए बता रही हूँ मैं कि आप लोग आते हैं कई बार कि आप साइकोलॉजी में कुछ कर रहे हैं क्योंकि सीडीपी में मजा आने लग गया था पढ़ करके। तो रुचि तो एनवायरमेंट से क्रिएट हो सकती है ना? या फिर आप देखते हैं अपने आसपास कुछ चीजें, आपने किसी को खेलते हुए देखा, किसी को डांस करते हुए देखा, आपका भी इंटरेस्ट आ गया उसमें, तो एनवायरमेंट से रुचि डेवलप हो सकती है। जो चीज आपने कभी एनवायरमेंट में देखी ही नहीं, उसकी रुचि कहां से आएगी? ठीक है ना? इमोशनल मैच्योरिटी, ये भी एनवायरमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है कि आप किस तरह के एनवायरमेंट में है, हर टाइम लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता है या फिर एक स्टेबल एनवायरमेंट में है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ का क्या स्तर है, वो भी सोशल इंटरेक्शन या एनवायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा उसमें। लेकिन कलर ऑफ आईज में कोई कुछ नहीं कर सकता, जो है हेरिडिटी से फिक्स्ड है। आप लेंस लगा करके आंखों का रंग बदल लें, बात अलग है, अदरवाइज ये आपकी वंशानुगत या आपकी आनुवांशिकता ने तय कर दिया है कि आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का रंग या फिर आपके बालों का टाइप, है ना, वो सब सेट है। बॉडी स्ट्रक्चर आपका। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड अज्यूम्स, यानी कि क्रिटिकल पीरियड कहते किसको हैं हम, या हम क्या अज्यूम करते हैं जब हम कहते हैं ना ये क्रिटिकल पीरियड है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड, क्रिटिकल पीरियड है फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरा चाइल्डहुड से लेकर के एडोलेसेंस तक। तो क्रिटिकल पीरियड का मतलब क्या है, जिसको हम सेंसिटिव पीरियड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सेंसिटिव पीरियड भी कह देते हैं। ठीक है, संवेदनशील काल है, संक्रमण काल कह देते हैं कई लोग। बताइएगा। पहला ऑप्शन है इरिवर्सिबल डैमेज इन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति वाला पीरियड क्या कहलाएगा? क्रिटिकल पीरियड कहलाएगा। या फिर बी ऑप्शन, नो इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन डेवलपमेंट, यानी क्रिटिकल पीरियड वो है जब एनवायरमेंट का कोई इंपैक्ट ही नहीं है। हम कहते हैं लैंग्वेज के लिए क्रिटिकल पीरियड है 2 से 6 वर्ष, और लैंग्वेज तो होती ही एनवायरमेंट से है, तो क्रिटिकल पीरियड का मतलब ये थोड़ी एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है, बल्कि क्रिटिकल पीरियड में एनवायरमेंट का रोल काफी ज्यादा होता है। फिर आता है सी ऑप्शन, वेरी मिनिमल इंपैक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन डेवलपमेंट। अच्छा, ये हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में है या इन जनरल हेरिडिटी प्लस या इनटू एनवायरमेंट के बारे में है? हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट के बारे में है, ये ना सिर्फ एनवायरमेंट के बारे में होता है ना सिर्फ हेरिडिटी के बारे में। क्रिटिकल पीरियड जब हम किसी भी पीरियड को कह रहे हैं तो डी ऑप्शन है, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ रिवॉर्ड्स ऑन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब ये नहीं होता कि रिवॉर्ड का, पनिशमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको क्रिटिकल पीरियड कह रहे हैं। क्रिटिकल पीरियड हम किसको कहते हैं? जैसे कल मैं बात कर रही थी संडे वार्ता में, यार 23 साल से 30 वर्ष क्या है, क्रिटिकल पीरियड है कि आप अपना करियर सेट कर लें, नहीं तो बहुत सारी चीजें जीवन में डिस्टर्ब हो जाएंगी,
आपके किसी का मन होगा अगर शादी वादी को लेके वो, या आपका पूरा जीवन, आपकी एनर्जी भी एक टाइम के बाद कम होती है, बहुत सारी चीजें, क्रिटिकल पीरियड हो गया ये। कौन सा? 20 से 30, 18 से 30, या हम कहते हैं 9th to 12th, या इवन जो 12th का आपका साल है वो बहुत क्रिटिकल है आपके आगे के जीवन के लिए। इसका मतलब अगर उस समय डैमेज हो गया, उस समय आपने भसड़ कर ली, आपने ब्रेकअप कर लिया, पैचअप कर लिया, प्यार मोहब्बत सारी दुनिया की चीजें जब नौकरी के लिए पढ़ना था तभी कर लिया और फिर भसड़ हो गई। अगर अच्छा हो जाता तो बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये इतना क्रिटिकल पीरियड था कि अब जो डैमेज हुआ है वो इरिवर्सिबल है। आपकी वो उम्र, वो 12th क्लास, वो जिस अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता था अब नहीं हो पाएगा, अब कुछ और देखेंगे आगे। इसका मतलब ये नहीं जीवन खत्म हो गया, लेकिन जो डैमेज उस समय हो चुका है वो इरिवर्सिबल है, ठीक है ना। तो विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, यानी विकास के समय इरिवर्सिबल डैमेज। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि जन्म से 28 दिन के बीच, 1 महीने के अंदर अंदर सबसे खतरनाक काल कहा जाता है उसको, बच्चे के लिए सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं, क्योंकि बच्चा इतना नाजुक है, दुनिया में आया है गर्भ से, गिर गया बच्चा, कोई चोट लग गई, कोई बीमारी पकड़ लेगी तो खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। या हो सकता है बुखार हो गया, मान लीजिए दिमागी बुखार ही हो गया, मेनिंजाइटिस बोलते हैं जिसको, तो उसका भी प्रभाव हो सकता है उसके मेंटल डेवलपमेंट पे आगे तक पड़े। बच्चा बचपन में जब उसको अपने फिजिकल डेवलपमेंट का ध्यान रखना था, छत से गिर गया, कुछ और हो गया, तो बेसिकली वो क्रिटिकल पीरियड है। अगर उस समय पे कोई डैमेज हुआ तो वो लाइफ लॉन्ग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो क्रिटिकल पीरियड मतलब इंपॉर्टेंट पीरियड है उस समय के लिए। इरिवर्सिबल डैमेज इन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, इसमें डैमेज भी हो सकता है, इसमें सीखना भी हो सकता है आगे की तरफ। समझ पा रहे हैं ना? चलिए खैर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाई गर्लफ्रेंड बाद में भी आ जाएगी, बट नौकरी का समय गया, एज गई, अब कहां से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है विच पॉइंट ऑफ व्यू इज सपोर्टेड बाय द थियरिस्ट बिलीविंग इन प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट। एक और क्वेश्चन आपके प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट है ना, यही 2 क्वेश्चन आए हैं। देखिएगा, विकास की नमनीयता, प्लास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है विकास में, इसका मतलब ये हुआ सिंपल, रिजिडिटी नहीं है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकार निम्न में से किस दृष्टिकोण को, देखिए सभी लोग ये नहीं मानते कि डेवलपमेंट प्लास्टिक इन नेचर है, बट आज के समय की जो रिसर्च है वो बहुत सारे लोग पिछले कई सालों में, 3-4 सालों में ये मानने लगे हैं कि डेवलपमेंट इज प्लास्टिक इन नेचर, या ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। इसका मतलब ब्रेन हमेशा कुछ नया सीखने के काबिल है, आप हमेशा कुछ नया सीखते रह सकते हैं, डेवलपमेंट हमेशा होता रहेगा, न्यूरॉन्स आपके नए नए बनते रहेंगे यदि आप कुछ मौका दें उस ब्रेन को उस तरह का करने का। तो ठीक, तो इसका सिंपल मतलब होता है प्लास्टिसिटी का कि डेवलपमेंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, हमेशा चलता रहेगा। जो ब्रेन डेवलपमेंट है आपका, है ना, वो हमेशा चलता रहेगा। ब्रेन में जो मस्तिष्कता है, विकास की नमनीयता जो है वो हमेशा बनी रहेगी यदि फ्लेक्सिबल है, प्लास्टिक इन नेचर है ना, विकास हमेशा निरंतर होता है। इसका मतलब सिंपल ये है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, खत्म नहीं होता, टूटता नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है कि सिर्फ नेचर डिटरमिन करता है, नर्चर करेगा यानी एनवायरमेंट, या डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा तो है ही नहीं। तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। आप लोगों ने बहुत प्यारा जो है रिस्पांस दिया है कि आप इतनी रात को भी इस संख्या में जुड़े रहते हैं और इतने लंबे डिस्कशन में थकते नहीं है ना। देखिएगा, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी स्थूल गत्यात्मक कौशल। हमें पता है GF गर्लफ्रेंड से याद रखेंगे, है ना, भूलते भी नहीं है लोग। तो GF का मतलब यहाँ गर्लफ्रेंड से नहीं है, G फॉर ग्रॉस मोटर स्किल्स, स्थूल गतिक कौशल, और F फॉर फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक है ना। तो और यही इनकी दिशा होती है, पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी आपकी भुजाओं या हाथों पे, आपके आर्म्स पे कंट्रोल और आपकी लेग्स पे कंट्रोल, बाद में आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जैसे पेन पकड़ना, ड्राइंग करना, वो सब फाइन मोटर में जाते हैं, ठीक है ना। काजल लगाना, आईलाइनर लगाना, सब फाइन मोटर का एग्जाम्पल है। तो डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर, जिसमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो। ग्रॉस का मतलब ही है बिग मसल्स का प्रयोग, है ना, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग। देखिएगा कहां होगा, रनिंग में। आपकी लेग्स, टांग जो है आपकी, या लेग्स जो है, टांगे, वो सबसे बड़ी मसल है थाई में, तो हम कहेंगे बड़ी मसल का प्रयोग हो रहा है यहाँ, ठीक है। फिर भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ग्रास्पिंग, ग्रास्प मतलब पकड़ना किसी चीज को, तो ग्रास्प तो उंगलियों से होगा, हाथों की, तो ये तो फाइन मोटर स्किल हो गया। ग्रास्प करने में फाइन मोटर स्किल्स लगी हैं, ठीक है ना। स्क्रिबलिंग होता है टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, कीलम कांटी बना देते हैं ना बच्चे, जिसका कोई मतलब नहीं होता। सबसे पहली स्टेज होती है राइटिंग की, तो स्क्रिबलिंग में भी फाइन मोटर स्किल्स की ही शुरुआत होती है। स्क्वीजिंग, नींबू निचोड़ रहे हैं आप, है ना, तो उसमें क्या है, आपकी इन उंगलियों की ही मसल्स का प्रयोग होगा। तो जहां भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन या फिंगर्स की मसल्स का या हैंड की मसल का प्रयोग होगा, वो फाइन मोटर स्किल्स हैं। तो रनिंग है जिसमें बड़ी मसल का प्रयोग होगा, जो कि आपकी लेग्स की मसल्स हैं या आर्म्स की मसल्स हैं।
तो ए ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए फटाफट से। ये कहता है मोस्ट चिल्ड्रन लर्न टू होल्ड अ ग्लास, ज्यादातर बच्चे पहले ग्लास को पकड़ना सीख जाते हैं बिफोर दे होल्ड अ पेन, पेन पकड़ने से पहले बच्चा ग्लास पकड़ना सीख जाता है। अभी हम बात कर रहे थे ना, बच्चा दूध पीने वाली जो बॉटल होती है तो धीरे धीरे वो उसको दोनों हाथों से होल्ड करना तो सीख ही जाता है, पेन तो बहुत बाद में जाके सीखेगा पकड़ना। सही बात है कि नहीं है? Which principle of development explains this specific direction of development? ये क्या है? विकास की एक दिशा है, विकास की एक दिशा है ये। आपकी वजह से सीडीपी दोनों पेपर में 28 नंबर आया, अरे बहुत बढ़िया यार। चलिए, लाइक अभी भी आपके बराबर नहीं हुए इतने घंटों से। देखिए, अगर हम बात करें तो अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले ग्लास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस दिशा का वर्णन करता है? पहला है सेफेलोकॉर्डल। भैया सेफेलोकॉर्डल तो हेड टू टो होता है कि पहले गर्दन पे कंट्रोल आएगा, फिर पैर के अंगूठे तक जाएगा वो कंट्रोल, है ना। सर, सेफेल का मतलब ये खोपड़ी, ठीक। प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमिटी, सेंटर टू पेरिफेरी। सेंटर क्या है अगर कंपैरिजन में देखें तो? सेंटर ऐसे तो स्पाइनल कॉर्ड है, हार्ट है आपका, फिर उसके बाद का सेंटर कौन सा है? ये शोल्डर्स आ जाएंगे, फिर ये आर्म्स आ जाएंगी, ये कोहनियां आ जाएंगी, फिर उसके बाद ये हाथ होगा, हाथ के बाद फिंगर्स होंगी। तो सेंटर से आउटवर्ड वही तो हो रहा है यहां कि पहले बच्चा ग्लास पकड़ना सीख रहा है, किससे? इन हाथों से, बाद में पेन, इन हथेलियों के बाद आती है ना उंगलियां। तो ये ग्रॉस टू फाइन या प्रॉक्सिमो डिस्टल का उदाहरण है, हमने बात की थी ना अभी। सेंटर टू पेरिफेरी यानी केंद्र से सीमाओं की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये हुआ पेरिफेरी, सीमाओं की ओर। सीमाएं ये हैं, आपकी उंगलियां हैं सीमाएं आपके शरीर की, मतलब बाहर वाला जो एरिया है पेरिफेरी वाला, ठीक। इंटरेक्शन का यहां कोई रोल नहीं है, एक्सक्लूजन जैसा कोई प्रिंसिपल होता नहीं है। अधोगामी सिद्धांत, शीर्षगामी जब आप सर पकड़ना, सर संभालना गर्दन पैर की तरफ जा रहा हो तब। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल ग्रॉस टू फाइन वाले जगह पे भी यूज होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जनरल टू स्पेसिफिक में भी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 30th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल डेवलपमेंट? शारीरिक विकास में कौन शामिल नहीं है? बताइए। चेंजेस इन बॉडी साइज एंड प्रपोर्शंस, भैया बॉडी साइज की बात हो रही तो शरीर का ही तो विकास हुआ, तो ये तो शामिल होगा। फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम्स, बॉडी की बात हो रही है अगेन, फिर शारीरिक विकास का ही पार्ट होगा। परसेप्चुअल एंड मोटर कैपेसिटीज, यानी आप जो परसीव करते हैं, है ना, और मोटर कैपेसिटीज, मोटर मतलब गत्यात्मक, गति की बात हो रही है, दौड़ना, भागना, कैच पकड़ लेना, ये सब क्या है? मोटर कैपेसिटीज। और परसेप्शन भी, इसमें आपकी 5 सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, बात सही है। चेंजेस इन इमोशनल कम्युनिकेशन, यानी पहले आप किसी बात को चिल्ला करके कहते थे, आज आप प्यार से ऐसी बेइज्जती करते हैं किसी को अगर आपको कुछ कहना हो कि जिसकी हद नहीं है ना। तो ये क्या हुआ? इमोशनल कम्युनिकेशन चेंज हो गई, अब आपका कहने का तरीका बदल गया है ना। कुछ लोग होंगे गुस्से में, जो स्पेशली पेरेंट्स की भी अगर बात करें, कुछ मम्मियां होंगी जो बात करना बंद कर देती हैं बच्चे से, कह देती हैं आज से मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूं और तुम मेरे बच्चे नहीं हो। और मम्मी अगर 1 घंटे ना बोले तो बच्चा रो रो के बेचारा ढेर हो जाए, ठीक। दूसरी मम्मियां होती हैं जो डंडा लेकर के आती हैं। तो इमोशनल गुस्सा होने पे तो हैं, दोनों ही केसेस में इमोशंस ही हैं, लेकिन कम्युनिकेशन चेंज हो गया इमोशंस का। ये शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, ये इमोशंस से जुड़ा हुआ है। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये फिजिकल डेवलपमेंट से नहीं, ये इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। और यही गलत है क्योंकि नॉट पूछा था, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। बाकी तीनों जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, तो फिजिकल डेवलपमेंट वाले नहीं पूछे थे। उसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट है, वही पूछा था। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, आप इसको होमवर्क में भी ले जा सकते हैं। कल हम पहला ही क्वेश्चन इसी को डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ 30 कितना आप स्कोर कर पाए वो भी बताएंगे। द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट यानी बच्चों के विकास का क्रम फिक्स हो जाता है जन्म के समय। कैन बी ऑल्टर्ड विद एप्रोप्रिएट सपोर्ट फ्रॉम द एनवायरमेंट, यानी ऑल्टर कर सकते हैं हम कोर्स को या क्रम को। इसको हिंदी में क्रम कहना गलत होगा अगर एग्जैक्ट शब्दों में कहें, बट ठीक है, इन्होंने यही दिया है। तो जो कोर्स है, जिस तरह से अनफोल्ड होता है विकास, उसको कुछ हद तक ऑल्टर किया जा सकता है एनवायरमेंट के सपोर्ट से, या फिर यूनिफॉर्म है और सेम पैटर्न अक्रॉस कल्चर्स फॉलो करता है, या फिर इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल सिंस इट इज डिसऑर्डरली। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देती हूँ, ए और डी को हटा देते हैं, बी और सी में से कोई एक सही उत्तर होगा। इसके मार्क्स आज आप नहीं लगाएंगे, इसको होमवर्क में रखेंगे, है ना। कल तक अपने सर में दर्द करेंगे कि बी होगा कि सी होगा, और कल हम पहला ही क्वेश्चन इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, मैं इसको काउंट नहीं कर रही हूँ, आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं वो आप कमेंट्स में बता देंगे। इसके अलावा बीपीएससी वाला जो बैच है टीचर का, बिहार टीचर का, वो लाइव है आपका, आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं खुद को करियर विल ऐप पर, है ना। आगे बढ़ते हैं
ये जो पीडीएफ है इस सेशन की, जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं, इधर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल कोई भी फेक चैनल से नहीं जुड़ना है, वहाँ सारे 5 सब्जेक्ट के आपको फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए, जो भी आपका फीडबैक हो, आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कॉमेंट्स में अपने विचार बता करके जा सकते हैं। 26 आउट ऑफ 31 नहीं 30 में से ही काउंट करो श्वेता, 23 आउट ऑफ 30, अभी तो 31 का बताया नहीं ना मैंने उत्तर। 29 आउट ऑफ 30, 27 आउट ऑफ 30, इकबाल, अंजू, प्रियंका, श्वेता, ऋतिक, नमिता, असद, पूजा, सिमरन, दिव्या 29, 30 आए डिम्पल के। डिम्पल सच बताओ यार, हैं? विपुल 25, सेल्वी कुमारी, बहुत खतरनाक नाम है सेल्वी, प्रशांत द्विवेदी 28 आउट ऑफ 30। टुमारो टॉपिक, कल का टॉपिक रहेगा आपका, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मैंने इसी में कवर कर दिया, हेरिडिटी, क्योंकि आप डेवलपमेंट पे क्वेश्चन जो डायरेक्ट इन 3 कॉन्सेप्ट से आते हैं, 2 से 3 ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, ये प्याजे व्याजे वाले ज्यादा बढ़ा दिए, तो इस बार के ऑनलाइन क्वेश्चन सारे यही हैं। प्रीवियस वाले में करा भी चुकी हूं आपको, है ना, और फिर जब अंत में हम प्रैक्टिस करेंगे तो और क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। तो कल का टॉपिक आपका रहेगा, इसके बाद आता है सोशलाइजेशन का टॉपिक, एज फार एज आई रिमेंबर दिस सिलेबस। तो सोशलाइजेशन करेंगे कल का टॉपिक, आप पढ़ के आइएगा, या यूट्यूब पे ही मेरी क्लासेस हैं उनसे देख लीजिएगा, और मैराथन देख लीजिएगा, और नए क्वेश्चंस आप कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। सिलेबस अपने पास तो था, ये रहा, देखिए। अगर हम बात करें तो कल का टॉपिक आपका, हाँ, ये 3 टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं आज के सेशन में, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बिल्कुल नए तरीके से। और पुराने क्वेश्चंस भी कैसे आ सकते थे, आए हुए हैं, आ सकते हैं, सब मैंने आपको बताया। 4th टॉपिक है सोशलाइजेशन। देख रहे हैं विनोद कैसे सिलेबस याद करके बैठे हैं, तो इतने साल हो गए यार पढ़ाते हुए, सिलेबस चेंज होता नहीं है आपका, क्या करें, बस तरीके बदल गए हैं, नए नए चीजें पूछने लग गए हैं उसी में। तो सोशलाइजेशन कल हम करेंगे, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण की प्रक्रिया, फिर प्याजे वाइगॉस्की एंड कोहलबर्ग। एक सेशन में हो पाएगा तो एक सेशन में, इस बार बहुत क्वेश्चन आए हैं प्याजे वाइगॉस्की पे 2 स्पेशली, कोहलबर्ग पे तो एक ही आता है। तो कल हम सोशलाइजेशन प्रोसेस करेंगे, और हो सकता है कि मैं सोशलाइजेशन प्रोसेस के साथ साथ जेंडर भी इंक्लूड कर दूं, क्योंकि एक ही नंबर का आता है सोशलाइजेशन, तो जेंडर भी साथ में मैं इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है ना। जेंडर मतलब लिंग, उससे भी एक क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से भी, तो ये दोनों मिलाकर के 2 नंबर के आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे आसान से हैं, ठीक है ना। ये जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट जो 10वां टॉपिक है, वो इसी में मैं इंक्लूड कर दूंगी, क्योंकि हम ऑनलाइन जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है सिर्फ अभी उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी से आपके प्रीवियस भी पैटर्न सारे कवर हो जा रहे हैं। चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा। आज के लिए बहुत हो गया, बाय बाय, टाटा, अपने घर जाओ, मजे करो, रिवीजन जरूर कर लेना, पीडीएफ में रात को शेयर कर दूंगी, ठीक है।